गैगिंग रेट, किसी ने नहीं लिखा गैगिंग रेट का मीनिंग? सबने लिखा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। आगे बढ़ यस जाओ, यस। आगे बढ़ो। मतलब क्या है? इसलिए मैं मतलब पूछा। बताओ। It is an order, typically a legal order by a court or a government restricting information to go public or to an unauthorized third party. समझा? मतलब गैगिंग रेट जो भी रहेगा, गैगिंग रेट इज़ एन ऑर्डर कि जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रहा है वो 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 पर्टिकुलर डिस्कशन पब्लिक नहीं जाना चाहिए और अनऑथराइज थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना चाहिए, वो दो पार्टीज जो है उसके बीच में होना चाहिए। समझा? ओके, इधर तक पढ़ा था। वापस स्टार्ट से करूँ कि इधर से चालू कर दो? ही इशू इज़ अ रिट। इधर से इधर से स्टार्ट कर दो। हाँ, he issues a writ against the complaining shareholders and then sought to shut him pay by saying the matters was sub judice. I dealt with this once for all. I hope in Wallenstein v more. सब जुडिस का मीनिंग लिख लो। अंडर जुडिशल कंसिडरेशन and therefore prohibited public discussion elsewhere। लिखा? मतलब इसका भी मीनिंग वही हुआ कि दो पार्टीज़ के बीच में ही रखना चाहिए जो भी मतलब डिस्कशन हो रहा है। तो इधर ऐसा बोला है कि ये जो बंदा था वॉलेस्टाइन, उसने वो कंपनी का डायरेक्टर था, उसने बोला कि जो उसने शेयर होल्डर जो थे ना उसके उसके ऊपर ये डाल दिया, केस डाल दिया कि उन लोग जो मैटर डिस्कस कर रहे हैं वो कन्फाइंड कॉन्फिडेंशियल है और उन लोग बाहर जाके पब्लिक में डिस्कस कर रहे हैं थर्ड पार्टी पे। तो उसने सब जुडिस का उस पर केस फाइल कर दिया। तो ये बंदा बोलता है, मतलब जज बोलता है, आई डेल्ट विद इट वंस इट फॉर ऑल। अभी आगे, आई नो दैट इज़ कॉमनली सपोज दैट वंस अ रेट इज इशूड इट पुट्स अ स्टॉप टू अ डिस्कशन। यार बोला है कि अगर एक बार रेट इशू हो गया है तो डिस्कशन पे मतलब डिस्कशन बंद करवा देते हैं। इफ़ एनी वन विशेज टू कैनवस द मैटर इन द प्रेस और इन पब्लिक इट कैन नॉट बी परमिटेड। इट इज़ सेड टू बी जब सब जुडिस। सब जुडिस का एक्सप्लेनेशन अगर किसी को एग्जैक्ट चाहिए, अगर नहीं समझ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़ लेना वापस। मैंने बताया था सेम चीज़ है। आई वेंचर टू आई वेंचर टू सजेस्ट दैट दैट इज़ अ कंप्लीट मिसकंसेप्शन। और जज को मिसकंसेप्शन लगता है ये वाला मैटर, ये उसको गलत लगता है। द सूनर इट इज़ करेक्टेड द बेटर। इफ़ इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इट कैन बी डिस्कस एट लार्ज विदाउट फियर देयर बाय ब्रिंगिंग इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जज को क्या लगता है ये जो सब जुडिस है वो मिसकंसेप्शन है, उसके हिसाब से बरोबर नहीं है, तो पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से वो बात डिस्कस होना चाहिए विदाउट एनी फियर। क्रिटिसिज्म कैन कंटिन्यू टू बी मेड एंड बी रिपीटेड। फेयर कमेंट डज नॉट prejudice a fair trial। दैट वॉज वेल पॉइंटेड बाय लास्ट येस्टरडे का, याद है किसी को? यही वाला था, न्यूज़पेपर वाला। याद है, याद। तो ये उसने एग्जांपल दिया है। फेयर टू ये क्या बोलते हैं, से एंड वो सब था ना, एग्जांपल दिया है। उसके बाद दैट इज़ अ टाइम दैट द इशू ऑफ अ रिट इज़ नॉट टू बी यूज्ड एज टू बी मजल्ड। मजल का मीनिंग लिख लो, सप्रेस। मजल टू प्रिवेंट डिस्कशन, मतलब सप्रेस अ डिस्कशन। जेकब फैक्टर ट्राइड टू सस्पेंड द डेली मेल। ये वाला भी हो गया था फर्स्ट वाले उसमें, डेली मेल वाला, वो मर्डर वाला केस। मर्डर वाला केस याद है किसी को? फर्स्ट वाला पार्ट जो हम फर्स्ट और सेकंड किया था उसमें से फर्स्ट वाला पार्ट डेली मेल वाला। हाँ। ओके, उसके बारे में एग्जांपल दिया है, इधर खत्म हो जाता है। मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी एंड आर ओपन टू डिस्कशन नॉट विथ स्टैंडिंग द इशू ऑफ रिट। मतलब वही बोल रहा है कि पब्लिक मैटर्स जो है वो ओपन होना चाहिए वो डिस्कशन के लिए, और इशू से रुकना नहीं चाहिए, मतलब रिट से रुकना नहीं चाहिए। So here I would hold that a discussion of company affairs at a company meeting is not contempt of court, even if a writ has been issued and those affairs are subject of litigation. The discussion of them cannot be stopped by a magical word sub judice। इसमें बताया, इधर से इधर तक बताया है कि जो भी पब्लिक कंपनी अफेयर में डिस्कशन हो रहा है उसमें शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको राइट होना चाहिए
लोगों से बात करने का, डिस्कस करने का, वो टॉपिक पे जो बात कंपनी मीटिंग में हो रही है, वो बात सब जुडिस नहीं होना चाहिए, सप्रेस नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा अलाउ, सब जुडिस का मीनिंग क्या था कि अंडर अ जुडिशियल कंसिडरेशन एंड देयर फॉर पब्लिकली प्रोहिबिटिंग द डिस्कशन एल्सवेयर। ओके, तो मना कर दे, मतलब इसका मतलब मना करना है, बाहर डिस्कशन करना एक रूम से, वो पार्टीज को छोड़ के। इट मे बी देयर बट it may be there are newspaper reporter present so that the words will be published at a large next day. Nevertheless, the shareholders can discuss the company affairs quite freely without fear of offending the court. जो न्यूज़ आता है क्या बोलते हैं ऑफिस से, मतलब कंपनी से, बड़े बड़े कंपनी से, वो कुछ भी होता है तो एक दिन हुआ अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाता है। तो ऐसा होता है तो पब्लिक को भी फेयर, मतलब पब्लिक को भी डिस्कशन करने का मिलना चाहिए चांस। तो द रीज़न इज सिंपल, सच अ डिस्कशन does not prejudice a fair trial of of the action. No judge is likely to read the newspaper report, let alone be influenced by them. मतलब जो कंपनी का रिपोर्ट रहता है ना, वो नॉर्मल लोग, नॉर्मल मतलब कॉमन पीपल नहीं पढ़ते। कॉमन पीपल क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, वो पढ़ते हैं। तो कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि कोई हम लोग उठ के ऐसा नहीं बोलते कि चल कोई भी कंपनी का हम लोग पेपर पढ़ते, कंपनी का बाहर का पेपर पढ़ते, कोई ऐसा नहीं बोलता है। दे डू नॉट रीड द रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी मीटिंग, in any case they would not remember them by the time of the trial. Mr. Lincoln suggested that someone at the meeting might use the word such as to bring either use word कौन सा है, sub judice, as to bring improper pressure to bear on the litigation on litigants or witness. मतलब इसमें मिस्टर लिंकन ने बोला है कि कोई ना कोई बंदा तो रहेगा जो सब जुडिस वर्ड यूज़ करेगा टू प्रेशराइज द लिटिगेंट्स और द विटनेस। ओके, if that was so, I have no doubt about the court could intervene. अगर ये वर्ड यूज़ कर लिया जाता था ना, तो कोर्ट के पास भी कोई चांस नहीं रहता था। कोर्ट भी कुछ नहीं बोल सकता था कि तुमने लिटिगेंट को ऐसा बोला, विटनेस को तुमने सप्रेस किया, ये कुछ नहीं बोला जा सकता था, क्योंकि ये चलता था कोर्ट में। ये वर्ड ऐसा बोलेंगे तो सप्रेस कर सकते थे एक up to a limit, but that suggestion cannot be admitted as an excuse for stiffening discussion. Stiffening का मीनिंग लिख लो। stiffening means suffocating और heavy to breathe. stiffening discussion मतलब एकदम hot discussion बोलते हैं ना, एकदम जैसे हम लोग का इसमें हो गया था, क्या बोलते हैं, लेक्चर में कभी कभी होता है, देव बाबू करता है मैम के साथ, सब टीचर के साथ डिस्कशन करता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स निकालता है, सब करता है, उसको स्टिफनिंग डिस्कशन बोलते हैं। जो एकदम बोलते हैं ना, ज़्यादा होता है। इधर भी और अटॉर्नी जनरल एंड न्यूज़ टाइम्स न्यूज़पेपर का दिया है एग्जांपल, सेकंड वाले उसमें भी एग्जांपल ही दिया है और इसमें भी एग्जांपल ही दिया, सेम सेकंड वाले चैप्टर का। देयर मस्ट बी अ बैलेंसिंग और relevant consideration. The most weighty consideration is the public interest. The shareholders of the public company should be free to discuss the company affair at the company meeting. अभी इधर बताता हूँ ये पब्लिक कंपनी क्या होता है। दो टाइप का कंपनी होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। डिफरेंस क्या रहता है? प्राइवेट कंपनी का जो रहता है ना, उसमें एक मुट्ठी भर के शेयर होल्डर्स रहते हैं, मतलब 5, 10, 15, मतलब जितने भी रहेंगे कन्फाइंड रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। आई पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी गिव्स शेयर्स टू पीपल, कि अलग अलग लोग को उन लोग शेयर्स देते हैं, अलग अलग लोग को बोलते हैं कि इतना शेयर्स हम लोग ने दिया है कंपनी का, उसमें से हम लोग ने डिवाइड किया है कि 1 शेयर उतने का, 2 शेयर उतने का, कि तुम लोग लो तो तुम लोग यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी, अ लिटिल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ओके, तो इधर बताया है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें राइट पब्लिक को मिलना चाहिए फ्रीली बात करने का, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है। फ्री टू डिस्कस द कंपनी अफेयर्स, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता तो पब्लिक को कोई राइट ही नहीं रहता कि पब्लिक का डिस्कशन में अपना आवाज़ उठाने का। ठीक है, इफ़ अ शेयर होल्डर्स फील दैट there have been or may be abused by those in control of the company, he should be at liberty to give them voice. अगर पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि कंपनी उन लोग को मजल कर रही है, मफल कर रही है, उन लोगों को मना कर रही है डिस्कशन के लिए, या फिर उन लोग को बोलते हैं ना प्रॉपर चांस नहीं दे रही है
शेयर होल्डर्स को अपनी आवाज़ उठाने का, तो दे कैन गो टू कोर्ट्स एंड वो लोग बोल सकते, दे हैव द लिबर्टी टू वॉइस देम. I can well see, of course, that this freedom of discussion must not be carried too far. It must not deteriorate into disorder. Deteriorate, टूट जाना, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में बोलते ना, डिटेरियोरेट इनटू डिसऑर्डर, मतलब टूट नहीं जाना चाहिए ये डिसऑर्डर. नहीं, शायद से रॉन्ग बोल रहा हूँ. कोई किसी को मालूम है क्या मीनिंग डिटोरेट में डिट्योरेट बिल्डिंग का यानी लिखते हैं? अगर आप बिल्डिंग देखते हो तो सालों साल उसमें सील एंड दरारें पड़ के जब वो उसके बुनियाद मजबूत नहीं रह जाती और वो डिट्योरेट यानी सॉर्ट ऑफ खराब होना चालू हो हाँ, जाता है, वही उसको बोलते टूट हैं. जाना, मेरे को Not भी ऐसे ही थोड़ा आइडिया था बस. बिगड़ जाके यानी टूट जाए, धीरे धीरे टाइम के साथ हाँ, डिट्योरेट होता है ना. धीरे धीरे, हाँ. हाँ, जैसे रस्टिंग होता है ना, रस्टिंग इज अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेटिंग डिट्योरेशन. द हाँ, मेटल. डिटेरियोरेशन का है, सही है. अभी तो सेंटेंस वैसा में ना हो समझा? जाए. तो इधर बोलते हैं यानी कि अगर अगर ऐसे ही हम लोग शांत करते रहे लोगों को तो आगे जाके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम लोग इंडिया में हाँ, भी हाँ, बहुत बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर मैं हम एक लोगों बार के मुंह पे ताला लगाने लग गए ये तो एक वो बार पूरा रीड आजादी कर छीन लेता हूँ, जाती है. बाद में वापस एक बार एकदम हाँ. शॉर्ट में नहीं एक्सप्लेन नहीं, करूँगा, ठीक है? मेरे को नहीं लगता बताने का जरूरत भी है, सब कुछ समझ गया एक ही बार है. पूछ लूँगा. तो भी इधर से तो ये तो खाली लेजेंड ट्रेडिंग में ही समझ जाएगा, एक बार पढ़ के बता तो समझ जाएगा. हाँ ठीक. द चेयरमैन must control the meeting. He must keep the order. After time enough has been allowed, he can bring the discussion to a close. If his conduct is under fire, he can vacate मतलब leave the chair and allow it to be taken by another. If the rules are observed, there should be no trouble. रीड क्या है, किसी को डाउट है? चाहिए तो पूरा भी बता दूंगा, नहीं तो अभी तक इतना पढ़ा एक हूँ शॉर्ट इसका भी बता समरी दे दूंगा. दे भाई, शॉर्ट समरी दे दे फटाक से. ये देख, ये बंदा रहता है, कंपनी का डायरेक्टर रहता है वो, ठीक है? इसकी कंपनी जो रहती है वो पब्लिक लिमिटेड रहती है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, ठीक है? तो उसकी पब्लिक के उसके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स रहते हैं ना, वो कंपनी का इंटरेस्ट का जो मैटर्स है ना, वो पब्लिकली बात कर रहे हैं, एज इन सब बाकी लोगों से बात कर रहा है, न्यूज़पेपर में लिख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो ये बंदा क्या बोलता है, ये बंदा उन लोग पे सब जुडिस का केस फाइल कर देता है कि तुम लोग मेरा कंपनी का ऐसा कैसे बात कर सकते हो, तुम लोग को मेरा कंपनी का बाहर बात नहीं करना चाहिए, ये एंड ऑल वो. तो जज क्या बोलता है उसमें, ये सब एग्जांपल से दिया है. जज क्या बोलता है उसमें कि दे शुड हैव द राइट टू डिस्कस अबाउट द कंपनी अफेयर्स. इट इज़ नॉट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कोई भी रिट इशू नहीं कर सकते कि कंपनी की बात जो प्राइवेट लिमिटेड ही है, जो पब्लिक लिमिटेड है, वो बाहर बात क्यों नहीं जा सकती है. अगर प्राइवेट लिमिटेड होती तो अलग बात होती. तो उसमें अगर पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड होती ना, तो हम लोग गैगिंग रेट लगा सकते थे, गैगिंग रेट सब जुडिस सब. उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बातें होगी वो उसके शेयर होल्डर्स जो 5-10 होते हैं प्राइवेट लिमिटेड में, उन लोग के बीच ही रहेगी, जो बाहर नहीं जाएगी. और जो पब्लिक लिमिटेड में है, उन लोग की बात पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, अगले दिन न्यूज़पेपर में छपना चाहिए. जो भी काम होगा, उन लोग एक अपना निकालते हैं एनुअली, ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कंपनी, क्या था वर्ड, कंपनी मैटर का उन लोग कोई लिस्ट निकालते कि कंपनी में क्या क्या चालू है, क्या क्या हो रहा है. उन लोगों को सब कुछ पब्लिकली ही करना पड़ता है. किसी को पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में डाउट है तो एक बार पूछ लेना. तो उन लोग बोलते हैं कि एक बार कंप्लीट कर लेगा फिर वापस बोल दूंगा, अगर वो पब्लिक और प्राइवेट का चाहिए तो, ठीक है? तो उन लोग बोलते हैं कि जज बोलता है कि इन लोग को फ्री राइट रहना चाहिए, कि इन लोग को बोल सकते हैं, इन लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच रहना चाहिए. वो एग्जांपल देता है फर्स्ट और सेकंड सब चैप्टर का, ये इसमें से चैप्टर 6 में से, कि उसमें भी सेम बात हुई थी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू टॉक, ये सब जो भी था वो सब डिस्कशन होता है. फिर बोलता है कि देयर शुड बी अ बैलेंस एंड रिलेवेंट कंसिडरेशन, मतलब वो भी अंडर लिमिट्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फालतू कुछ भी बोलने का. और बाद में लास्ट पैराग्राफ में वही बात किया है कि चेयरमैन के पास राइट है मीटिंग को स्टॉप करने का, वो भी अंडर रीजनेबल सर्कमस्टांसेस, कि ऐसा नहीं कि चालू किया 2 मिनट बाद बोला बंद कर दिया. उसको सबकी बात सुननी चाहिए, सबका बात होने के बाद वो स्टॉप कर सकता है, या फिर बीच में मतलब कंसिडरेंट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद स्टॉप कर सकता है वो. या तो अगर चाहिए तो वो वेकेट भी कर सकता है अपना शेयर, जितना भी शेयर रहेगा वो चेयर छोड़ के जाएगा, जितना शेयर रहेगा वो दूसरा बंदा जिसको आना है वो खरीद गया और बाद में वो चेयर पर्सन बन जाएगा. इसमें इतना ही बोला है. कुछ डाउट? नहीं नहीं,
Carry on. फाइनल तो जजमेंट यही मैं था। हाँ बोलना। इसमें मिस्टर लिंकन कौन है मतलब? जज जज एक दूसरा, नहीं सॉरी, ये सॉलिसिटर है। किसकी तरफ से है, मतलब शेयर एक होल्डर की तरफ एग्जांपल से दिया, है या? एग्जांपल दिया है। अच्छा, हाँ ठीक। Dick suggested that someone at the meeting might use the word, मतलब इसका ये टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं। अरे ये बोला था ना तूने, एग्जांपल हाँ दिया था याद है, कोई किधर भी हाँ कुछ भी हाँ, टॉपिक बराबर कैसा भी बराबर। बोलता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलते वही मैं च, कंफ्यूज हो गया थोड़ा। हाँ चलते चलते टॉपिक में किधर भी कुछ भी डाल देता है ये बंदा। हाँ क्या बोले, अभी हम लोग भी सही। कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ गया। नेक्स्ट हाँ वाला। हाँ, बराबर है ब्रदर, बराबर। अभी कोई डाउट नहीं है, चल। किसी ये और को कुछ डाउट? वृंदा, इजी शिवानी, था वैसे तो, आ थर्ड जाओ। और फोर्थ। नहीं ठीक है। नहीं नहीं। ब्रेदरन का मीनिंग लिख लो। ब्रेदरन का गूगल मीनिंग तो ये हुआ फेलो क्रिश्चियन और अ मेल मेंबर ऑफ अ रिलीजियस ऑर्डर। लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा और मेरे को समझाया, द एक्सक्लूसिव ब्रेदरन मतलब बोलते ना, अभी कैसा बोलूँ, ब्रदर ये समझ लो, भाई द एक्स मतलब द ब्रदर ऑफ द कोर्ट, मतलब ऐसा बोलते हैं। एक एग्जांपल अभी कैसा बताओ, देव देखो समझ रहा है क्या, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। ब्रदरन, ब्रदरन फ्रेंड यानी, ऑफ गॉड। नहीं वो एमिकस अरे क्यूरी होता है। हाँ हाँ, मैंने लिखा जब मिस ने बोला था, प्यूरल ऑफ ब्रदरहुड। हाँ ब्रदरहुड वैसा ही सिमिलर है, कम्युनिटी, वही मैं बोल रहा इससे हूँ, मतलब सिमिलर कोर्ट का भाई है, मतलब ऐसा ही अच्छा, कुछ। भाईचारा भाईचारा निभा रहा है भाईचारा, इसमें ऐसा। भाईचारा तो नहीं होगा। हाँ भाईचारा, ब्रदरहुड बरोबर। मेंबर ऑफ ब्रदरहुड। हाँ एक्सक्लूसिव ब्रदरन। अरे हाँ ठीक है। हाँ हाँ, समझा मैं। एक्सक्लूसिव ब्रेदरिन को क्या, इसको एक्सक्लूसिव ब्रेदरिन किसको बोल रहे हैं मालूम है? सब जजेस को, जितने भी जजेस है ना यूके में, उन लोग को द हाँ। एक्सक्लूसिव ब्रेदरिन बोल रहे हैं। उन लोग का अलग अच्छा। ब्रदरहुड है। ओके, समझा? हाँ हाँ। देयर रिमेन वन लास्ट पॉइंट विच आर द कोड टू बी प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट। हिदर टू लास्ट टाइम जो नहीं थे कल, उन लोग के लिए वापस बोलता हूँ। इसका मतलब है अनटिल नाउ, अभी तक, हिंदी में अभी तक, इंग्लिश में अनटिल नाउ। Hitherto the question has arisen in regard to the superior court, but do the same principle apply to the inferior court? इधर क्या बोला है? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो कौन से कोर्ट तक लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में होता है। वो कितना नीचे तक जा सकता है, कौन से कोर्ट तक जा सकता है, किधर तक, कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तक अलाउ है? वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ कहाँ तक लगा सकते हैं, उसका लास्ट पॉइंट वही है। Okay, we had to consider it recently when a case was pending in a local valuation court. Valuation court का meaning लिख लो, that valuates the fine or the price to pay the judge or the case. Local valuation court. जो मतलब अभी केस में जा रहे हैं हम लोग, तो पैसा कौन डिसाइड करता है, कितना पैसा भरना है अपने को, फी अपने को कितना बोलते हैं, मतलब फ़ाइन कितना पे करना है, वो लोकल वैल्यूएशन कोड डिसाइड करता है उधर। इट इज़ अटर्नी जनरल वी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रिलीजियस सेक्ट sought to stop a television broadcast which was despairing का मीनिंग क्या लिखा था, expressing the opinion, डिस्पारगी, paraging डिस्परेज, Disparaging. disparaging, sorry, expressing the opinion meaning। जो रिलीजियस इन लोग का था, रिलीजियस सेक्ट था उन लोग का, मतलब जैसे रिलीजियस सेक्ट का मतलब क्या बताऊँ, ग्रुप समझ लो, जो रिलीजियस ग्रुप था, उन लोग ने एक टेलीविज़न लिखा था, सॉट टू स्टॉप अ टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट विच वॉज डिस्पेयरिंग देम। हाँ, जो रिलीजियस ग्रुप था उन लोग ने एक टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट को स्टॉप कराया था जो उन लोग के बारे में बता रहा था। इसका ये सेंटेंस का मीनिंग वो हुआ, इट ऑल डिपेंडेड इफ़ द लोकल वैल्यूएशन कोर्ट वॉज अ कोर्ट विच द लॉ वुड प्रोटेक्ट। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें ऐसा कुछ कांड हुआ था लोकल वैल्यूएशन कोर्ट में कि उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाए क्या।
तो इट ऑल डिपेंडेड इफ द लोकल वैल्यूएशन कोर्ट वाज अ कोर्ट. वो कोर्ट था क्या, उधर जज होता है क्या, उधर सॉलिसिटर, उधर एडवोकेट होते हैं क्या, which the law would protect. My colleagues thought it was. I thought it was not. I ventured to summarize the principle in these words. उनके कलीग्स को लगा है, उसको लगा नहीं है. मतलब वैल्यूएशन कोर्ट है, उसके कलीग्स को नहीं लगा, उसको लगा, लेकिन जज को नहीं लगा. तो वो समराइज प्रिंसिपल दिस, मतलब अभी समराइज करेगा उसको क्यों नहीं लगा. हाउ फार डू दिस प्रिंसिपल अप्लाई टू द इन्फीरियर कोर्ट्स, इन्फीरियर small courts. I pause to say that the word inferior is a misdescription, misrepresentation. वो भी लिख सकते हो. They are not inferior in doing of justice, nor in the judges who man them, nor in the advocates who play in them. वो क्या बोलता है, जो inferior कोर्ट्स में होते हैं ना, वो दो जज होते हैं ना, वो जज नहीं होते, जो एडवोकेट्स होते हैं ना, वो काम ही, मतलब देर आर नो एडवोकेट्स टू प्ली इन देम. मतलब वो कोर्ट में कोई एडवोकेट्स है ही नहीं. मतलब वैल्यूएशन कोर्ट में कोई एडवोकेट काम ही नहीं करता है. उधर उन लोगों का खाली वैल्यूएशन होता है, कोई भी फाइन का भरने का वो सब. तो बोलता है कि इसको कोर्ट क्यों बोलूँ मैं. दे आर कॉल्ड इन्फीरियर ओनली बिकॉज दे ट्राई केस ऑफ लेसर ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस as it is though, but the cases which they try are often equally concerned. मतलब जो सारे कोर्ट्स में जो केसेस होते हैं वो चाहे इन्फीरियर हो, चाहे वो छोटा ही केस क्यों ना हो, बट उसका इम्पोर्टेंस कम नहीं होना चाहिए एज इट इज़ थॉट. बट द केसेस विच दे ट्राई आर ऑफन ऑफ इक्वल कंसर्न. वो इक्वल मतलब सेम होना चाहिए सारे केस. ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा एक कम होना चाहिए उसका कंसर्न में. टू द पार्टीज एंड द पब्लिक, I see no reason whatever why the principle which have been evolved for the superior court should not apply equally to the inferior courts. The stream of justice should be kept pure and clean in all courts, superior and inferior alike. इधर बताया है कि उसको भी नहीं समझ रहा है, कोई रीज़न नहीं समझ रहा है कि सुपीरियर कोर्ट और इन्फीरियर कोर्ट के बीच में कोई डिफरेंस रहना क्यों चाहिए. लेकिन जस्टिस तो दोनों में होता है, सुपीरियर कोर्ट में भी होता है, इन्फीरियर कोर्ट में भी होता है. खाली इंपॉर्टेंस की बात जो जब आती है, सुपीरियर कोर्ट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है, इन्फीरियर कोर्ट का कम रहता है. लेकिन डिफरेंस तो उसमें खाली इंपॉर्टेंस का है, लेकिन काम तो इक्वालिटी का ही करते हैं ना, जस्टिस का ही करते हैं ना. तो उन लोग में क्यों नहीं होना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. दैट इज़ द वे इन विच द लॉ सीम्स टू डेवलपिंग as is shown by the case of contempt of court. On absolute privilege, advocate and witness, the only qualification is, ये वाला किसी को पार्ट समझा दो मेरे को, क्योंकि मेरे को भी नहीं समझा था एग्जैक्टली, मेरे को डाउट है. एक बार रीड कर लेता हूँ. दैट इज़ द वे इन विच द लॉ सीम टू डेवलपिंग as it shown in the case of contempt of court and the case of liability of judges, and on absolute privilege of advocate and witness. पर से justice should be kept pure and clear in superior. This is the way in which laws should be developed, as it is shown by the court and the case of judges, absolute privilege of advocate and witness. यानी वही सब, छोटा कोर्ट हो या बड़ा कोर्ट हो, वही बोला है ना, सबका प्रोसीजर इंसाफ. I think is giving reference to the previous cases. I mean, previous cases जिधर ये सब चीजें आई है. और in the cases of liability of judges, absolute privilege of, वही बात. कोई भी कोर्ट हो, सुपीरियर मतलब बड़ा कोर्ट हो, जस्ट का जस्ट वो सब, और उसके लिए पुराने देव तेरा सेंसिटिविटी बहुत कम है, थोड़ा बढ़ा ले, आवाज़ कट रहा है. अभी बेटर है. हाँ हाँ. नहीं वही, फिर वो पुराने केसेस का रेफरेंस देके इधर बात किया जा रहा है कि छोटा कोर्ट हो या बड़ा कोर्ट हो. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज डेवलपिंग ऑन केसेस ऑफ, मतलब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है वो टाइम टू टाइम डेवलप होते जा रहा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है. एंड
liability of the judges increase and absolute privilege on the advocate and witnesses. ऐसा ही कुछ था ना? somewhat close. Yes. वही वो पुराने केसेस किसी थे। को और इनपुट देना है क्या? क्योंकि मेरे को भी लेजिटिमेट डाउट था, इसलिए मैं इधर क्वेश्चन मार्क डाला था। नहीं, वही कि कोई भी कोर्ट होने दो, बड़ा या छोटा, उनमें द स्ट्रीम्स ऑफ जस्टिस शुड बी केप्ट क्लियर एंड प्योर। जो कोर्ट का है उसमें कुछ वो नहीं होना चाहिए कि जज को पैसा खिला दिया या फिर विटनेस डर गया या फिर एडवोकेट कुछ और कर रहा है एडवोकेसी छोड़ के। तो वही बताया जा रहा है, लायबिलिटी ऑफ जजेस, यानी जजेस के ऊपर लांछन नहीं लगना चाहिए, उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जाना चाहिए, वैसा सब लिखा हुआ है मेरे को यहाँ पे। एक बात तो सेम विद बताओ, प्रिविलेज ऑफ हम एडवोकेट लोग और 3 जन को छोड़ के और कोई नहीं देख रहा है क्या? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? मेरे को समझ नहीं रहा है। एक चैप्टर पूरा खत्म हो गया। कुछ मतलब कुछ लोग जानबूझ के सब फ्लो टॉपिक बिगाड़ना नहीं चाहते, इसके लिए कोई कुछ बोलते नहीं। ऐसा एनीवे भाई, ऐसा नहीं सोचने का, डाउट है तो तभी के तभी बोलने का। मस्ती नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना किसी को सब कोई लोग? डाउट है क्या गाइस? स्टोरी समझ रहा है आपको? एक स्टोरी छोटा सा है पर बहुत सारे लीगल हाँ, टर्म्स है। मैं समझ नहीं, रहा हूँ। कुछ डाउट नहीं है। चलो जल्दी वाइंड अप कर दो मयंक ये चैप्टर भी फिर हाँ, समराइज तो करके। समराइज कर दो क्या पूरा? मतलब अभी मिला ऐसा हाँ चाहिए हाँ, तो। समराइज कर दो क्योंकि वो पढ़ने जाओगे ना, हाँ, बहुत लोग आते जाते रहेंगे और सिलेबस मेरे को डाउट है अभी खत्म होगा कि नहीं होगा फिर टाइम पे। इधर इधर पहले मीनिंग्स लिख लो, ट्रिब्यूनल का मीनिंग्स लिख लो, वेंचर सम का मीनिंग लिख लो। Tribunals are generally any person or an institution with the same or similar authority as courts, as courts are government authorities. ट्रिब्यूनल का मीनिंग। Excuse me, Mayank. हाँ, हेलो। हाँ Am I audible? हाँ हाँ, Uh, आवाज़ can you कट go back page 51, second paragraph? आवाज़ कट रहा है शायद। Am I audible? हेलो, अच्छा, आप टाइप कर दो, देव पढ़ लेगा ऐसा है तो, अगर आपको नहीं आवाज़ आ रहा है तो। कौन बात कर रहा था? okay, okay. सियोना बात कर रही थी। समझा? डाउट है क्या? मतलब मेरे को भी समझा नहीं क्या हुआ ये। She has some doubt in the second paragraph. वो जो छोटू सा पैराग्राफ है ना नीचे हाउस से हाँ लेके हाँ, उधर she has some doubt. She'll type it out now. ये एक्सक्लूसिव ब्रेदरन किसके बारे में बात कर रही है? फेलो जजेस के बारे में बात हो रहा है क्या इस? फेलो जजेस के बारे में ही बात हो रहा है। अच्छा, और किस चीज़ फेलो पे एग्जैक्ट? जजेस, क्योंकि ये उनका मैं लास्ट शॉर्ट है ना में ये। एक्सप्लेन करूँ ना, ये पूरा जो है ना एक ही चीज़ हाँ के बारे में एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो कौन से कोर्ट, कौन से इंस्टीट्यूशन तक लायबल है। मतलब अभी तो जाके ग्रोसरी स्टोर में कुछ कर देगा, कुछ मगजमारी करेगा, तो उसको तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थोड़ी ना बोलेगा, है ना? वो जज के सामने होना चाहिए, वो कोर्ट के अंदर होना चाहिए, ऐसा सब रहते हैं ना। मतलब उसके मतलब इन शॉर्ट कौन से क्राइम में वो कंटेंट नहीं नहीं, ऑफ कोर्ट क्राइम एप्लीकेबल नहीं, है ऐसा? बट क्राइम नहीं। अभी देख, तू मैं जैसे तेरे ग्रोसरी वाले का एग्जांपल दिया ना, तो किधर भी जा, तो कुछ भी कर, तो उसका अलग अलग रहेगा। जैसे तू किसी का मर्डर किया, उसको क्राइम बोलेंगे। तू कोर्ट के अंदर कुछ भी जज के साथ मगजमारी किया या कुछ फालतूगिरी किया, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलेंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ कहाँ तक लगता है? सुप्रीम कोर्ट में लगता है, हाई कोर्ट में लगता है। अच्छा, उसका केसेस किधर किधर हो सकते हैं सर? हाँ, मतलब कहाँ कहाँ तक, कौन से जगह में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाएगा उसको। जज के ज्यूरिसडिक्शन सामने। बेसिकली। ज्यूरिसडिक्शन का कहाँ तक है? जो ट्रिब्यूनल है ना, वो हाँ। भी एक जगह होता है, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, सॉलिसिटर डिसिप्लिनरी, ये सब जगह है जहाँ जज नहीं होते। मतलब स्पेसिफिकली स्पीकिंग जज नहीं होते, बट वो इसके अंदर आ जाता है ना, क्या बोलते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ जाता है, टाइप ऑफ कोर्ट है वो प्रैक्टिस ऑफ उसके अंदर। ज्यूरिसडिक्शन है हाँ, बेसिकली कि प्रैक्टिस ऑफ कितना ज्यूरिसडिक्शन एरिया है। कवर अप कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें हाँ, अथॉरिटीज। स्पेशल ट्रिब्यूनल्स एक्चुअली इसके लिए होता है, मतलब बिकॉज हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स या में सब केसेस नहीं ले सकते फटाफट, तो हाँ इट्स जस्ट फॉर स्पीडी ट्रायल, ताकि केसेस फटाफट ये हाँ, हो।
जैसे अ, आर्बिट्रेटर्स तो हम लोग को आगे उसके जाके आएगा, आर्बिट्रेटर्स के हाँ बारे में सिखाएंगे। आर्बिट्री मैटर्स मयंक आर्बिट्री वैसा भी मयंक है। मयंक सियोना बोल रही है पैरा 2 समझाओ। पैरा 2, पैराग्राफ 2। पैरा टू ही एक्चुअली इतना बड़ा है, पैरा टू का पूरा इधर ख़त्म होता है। किधर ख़त्म होता है, किधर ख़त्म होता है? समराइज कर दो ना। मैं वही पूरा she पूरा thinks पैसेज में she वही लिखा thinks है। she thinks you got it wrong, कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। एक बार रीड तो कर स्क्रॉल लेता कर हूँ। ऊपर ऊपर हाउ ऊपर और स्क्रॉल कर ले, इफ दिस इज द, हाँ यही है। हाउ फार अब हाँ, डू द principles apply to the inferior court? I pause to pay the word to say the word inferior is a misdescription. They are not inferior. They in the justice, in the doing of justice, nor in the judges who man them, nor in the advocates who plead them. जो inferior court होते हैं ना, inferior court, उसमें भी जज होता है, उसमें भी उसमें भी जज होता है, उसमें भी एडवोकेट्स होते हैं, है ना। तो जो जज मैन करता है, हु मैन द जजेस, मतलब जो बंदा है जज, वो इन्फीरियर सुपीरियर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बंदा तो जज है ही ना, कोर्ट कितना भी छोटा हो। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितना भी इन्फीरियर हो, जज कितना भी लेस इम्पोर्टेंस ऑफ केस संभालता हो, एडवोकेट कितना भी छोटा हो, प्लीड करने वाला जो का मतलब काम कर रहा हो कोर्ट में, कितना भी छोटा हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये पूरा ऐसा बताया आगे। गाइस बेसिकली तुम रोलेक्स पहनो या फिर फास्ट ट्रैक का घड़ी पहनो, टाइम घड़ी तो एक घड़ी ही है। है, वही टाइम तो उसका काम है दिखाएंगे ना। टाइम बताना। सही, जैसे कोई जीएलसी कॉलेज में हो या ठाकुर में हो, तो सीखना इसमें तुमको लॉ ही है। इसमें एक केस है जिधर और उससे कोई ऊपर नीचे नहीं हो जाता, कोई टीचर बड़ा नहीं हो जाता या कोई स्टूडेंट छोटा नहीं हो जाता। एक केस हर है, कोई उतना ही वैल्यूएबल है। एक केस है जिसमें लोकल वैल्यूएशन कोर्ट है ना, वो एक जगह है। उसमें क्या होता है, जो तुम लोग को पे करना पड़ता है जजेस को या फिर कोर्ट्स को पूरा पे करना पड़ता है फीस, तुम लोग का फ़ाइन जो भरना रहता है, इन लोग वैल्यूएशन करते हैं उसका, ओके। तो उधर किसी ने मगजमारी कुछ किया रहेगा, कुछ किया रहेगा मतलब, तो उन लोग ने बोला कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि नहीं, केस मारा उस पर कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो लेकिन इसमें खाली नाम कोर्ट है, इसमें आगे आगे बताया गया है कि इसमें ना कोई जज है, ना कोई एडवोकेट काम कर रहे हैं, ना कोई जुरिस्डिक्शन वाला कोई बंदा बैठा है। खाली इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग कोई 4-5 बंदे हैं जिन लोग लिटरेट है, जिन लोग काम करते हैं, उन लोग खाली क्या फ़ाइन का इन लोग निकालते हैं। तो इन लोग का जो कि जजमेंट निकलता है ना, उसमें इन लोग बोलते हैं कि कोर्ट्स तक ही रहेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वैल्यूएशन क्या था, valuation, the local valuation court will not fall under the court, so the contempt of court will not be follow in that jurisdiction. तो उसमें वो बोलता है कि मेरे 2 कॉलीग्स जो है वो अलग सोचते हैं मेरे से, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि इम्पॉर्ट with me a more important matter in the case of a civil action which is not to be tried by a judge. It is very rare indeed that a newspaper would be guilty of contempt by making comments on it. तो उसने खाली उसमें बोला रहेगा लोकल वैल्यूएशन कोर्ट में कुछ तो नो, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले अलाउड नहीं है ना कोर्ट में। तो उन लोग लोकल वैल्यूएशन वाले में जाते पता लगाते कितना फ़ाइन है, उन लोग तो उधर से ही पता चलेगा ना। तो उधर जाके उसने बोला रहेगा कुछ, तो उधर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा है, लेकिन न्यूज़पेपर वालों पे। मेरे को एक चीज नहीं समझा, मैं पूछूं क्या? हाँ हाँ एक्चुअली इसमें दो टाइप का कोड बताया है, जिसमें एक कोड ऐसा होता है जिसमें खाली वैल्यूएशन होती है, और एक कोड ऐसा होता है जिसमें जजेस बैठते हैं जो जजमेंट देते हैं। हाँ अब हाँ मेरे हिसाब से मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये दोनों के अंदर ऐसा दोनों अलग अलग है, लेकिन इनके अंदर जितने भी आदमी है ना, उनकी सबकी वैल्यू उतनी वैल्यूएबल है जितने की जज की। जैसे कोई भी जज अटेम्प्ट अपना कोर्ट जो होता है ना, तो वो कोर्ट के वो लगा सकता है, ऐसा कुछ है ना इसमें? हाँ हाँ ऐसा ही है, लेकिन इसमें बताया जो लोकल वैल्यूएशन कोर्ट है ना, ना उसमें जज बैठता है, ना उसमें एडवोकेट्स आते हैं। उसमें जितने लोग हैं उन लोग ही अपना खाली काम मुंशी। करते हैं और अपना वर्डिक्ट देते हैं कि ये बंदे ये वाले केस में इतना फ़ाइन देना पड़ेगा तुम लोग को, $10,000 10,000 का फ़ाइन देना पड़ेगा, जितना भी रहेगा। तो उसमें ना, मुंशी बैठते मतलब। हाँ मतलब कोई जज या फिर कोई ये नहीं बैठता है। तो हाँ, मतलब जज की जरूरत नहीं, लेकिन वो जो भी देते हैं उनकी वैल्यू भी बरोबर जज की जैसी होती है, तो अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है अगर उनके खिलाफ भी कोई नहीं कुछ नहीं नहीं, बोलेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है, क्योंकि कोई जज के नहीं सामने होता। नहीं हुआ है। ओके। इंडिया में भी हमारे पास बहुत टाइप के कोर्ट्स है।
जैसे सिविल कंक्लूजन कोर्ट्स मैंने भी में रीड नहीं बहुत किया है, किसी को रीड करना है? मैंने भाग गया अभी मैं। ट्राइब्यूनल्स है होता है इंडिया में भी, नेशनल एनजीटी करके एक है जो एनवायरनमेंट के लिए स्पेशली डिजाइन किया है, फास्ट स्पीडी रेमेडीज के लिए। जैसे हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट सुना होगा, रेप विक्टिम्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, जिसपे फास्ट जस्टिस डिलीवर किया जाए, जाकि जस्टिस का सिस्टम प्रोलॉन्ग ना हो। आई थिंक प्रीवेद बहुत कुछ इस पे इनपुट दे सकता है। प्रीवेद हेलो, प्रीवेद है? मैं तो है बोल नहीं रहा Is है। not in the हाँ call. है। Oh yeah, he is here. हेलो। ए भाई, हाँ पहले क्यों नहीं बोल रहा किस था? चीज़ के ऊपर चाहिए? जिसमें यार, तूने सबसे ज़्यादा रिसर्च किया अभी तक। TD trial. सॉरी। कितने टाइप के वही कोर्ट्स होते TD हैं इंडिया में, trials, of course. इंक्लूडिंग ट्राइब्यूनल्स, इंक्लूडिंग ट्रायल्स? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स एंड ऑल ऑफ दोस टाइप्स ऑफ कोर्ट, नो। जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस टू बी प्रिसाइज। क्वासी जुडिशियल भी चलेगा। और नो, एक्चुअली मेरे को इस ट्रायल्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बट द प्रोसीडिंग्स वगैरह जो रहती है उसके बारे में, ट्रायल्स डिफरेंट टाइप्स के इतना मैंने सुना था, बट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया ब्रो। कोई बात नहीं, बहुत जैसे यूके में अभी बताया जा रहा है, इधर बहुत टाइप के कोर्ट्स होते हैं फॉर पर्टिकुलर, जैसे इंडस्ट्रियल वालों का अलग हो गया, ताकि एक ही पूरे सिस्टम पे इतना लोड ना आ जाए एक साथ। इसलिए कोई कोई इन्वायरमेंटल डिजास्टर के लिए अलग होता है, अलग अलग कमिटीज टीम्स ये सब कुछ होता है। तो उसके बारे में ही बता रहा है कि कोई भी टाइप का कोर्ट होने दो, वो ट्राइब्यूनल होने दो, कोई भी होने दो, सबका रिस्पेक्ट एक जैसा करो। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी का वैल्यू ज्यादा है किसी का वैल्यू कम है। एट द एंड ऑफ द डे सब जजेस है, सब कोई एडवोकेट बड़ा छोटा नहीं होता। अगर कोई छोटे कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है या वो बड़े कोर्ट में प्रैक्टिस करना है उससे है, तो सब लोग एट द एंड ऑफ द डे एडवोकेट्स और लॉयर्स ही वैसा। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ कि लेबर लॉ का आप सेशंस कोर्ट में आके फाइट नहीं कर सकते, उसके लिए लेबर लॉ बनाया गया। ऐसे अलग अलग लॉ कोर्ट्स बनाया गया, सॉरी कोर्ट्स बनाया गया है, ताकि आपको हर एक इसमें खिचड़ी खिचड़ी विचड़ी ना हो जाए और आपको एक अलग से मिल जाए। सो आप कौन से भी कोर्ट में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ फैमिली कोर्ट में, तो दैट डजंट मीन्स कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी किसी के सामने। मैं सेशन कोर्ट में थोड़ी जाऊंगा फैमिली मैटर लेके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, वैसे ही ये एक्सप्लेन किया गया। ये लास्ट पैरा है, कोई करेगा रीड जिसने अभी तक रीड? मैं करूँ? श्योर श्योर श्योर। करूँ स्टार्ट? हाँ जरूर। हाँ हाँ। Looking at it broadly, the process of contempt of court is designed to secure that every person has a fair trial, or to put it in other words, it is a procedure by which the court condemns any conduct which tends to prejudice a fair trial. The courts will restrain it by injunction beforehand or by punishment afterwards. The present tendency is to say that the process should be left in the hands of the Attorney General, that he is the person who should decide whether it should be invoked or not. It is no doubt proper for any complaint to be laid before the Attorney General, so that he may, if he thinks fit, institute proceeding for contempt, but it should not be exclusively in his hands. Some cases where of a political complexion, the Attorney General may be reluctant to take proceedings for fear of repercussions affecting his party. So the courts should be able to take steps at the instance of anyone who has sufficient interest in the matter. हेलो। हेलो। हो गया? हाँ, अभी फोर्थ चैप्टर कौन, सेवन चैप्टर कौन बोलने वाला था? ये पार्ट 1 का पूरा कंक्लूजन है बाय द वे। ये पूरा पार्ट 1 जो था ना, 1 to चैप्टर 6, ये पूरा उसका कंक्लूजन है, ये जो भी लिखा है। तो अगर पूरा चैप्टर आप मतलब पूरा 1 to 6 नहीं पढ़ना है तो एक बार कंक्लूजन रीड कर लेना। और देव, हाँ मैंने आज कुछ जनों से बात की तो देवर लाइक कि इंग्लिश का सिर्फ समरी मिल जाता तो अच्छा रहता, ये रीडिंग प्रोसेस नहीं चलेगा ना। और डायरेक्ट लॉजिक नहीं का नहीं, लेते देख, हैं। कोई कोई चैप्टर में क्या होता है, जैसे आज चैप्टर 2 था। हाँ मेरे को समझा ब्रो, सब तो मैं वही समझा रहा था। तो दे भी लाइक कि यार अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो लॉजिक में ना इंग्लिश तो रीड करके भी हो जाएगा। अभी मैं So- बाकी लोग को बताता हूँ जो कल नहीं थे। नहीं नहीं, चैप्टर अभी 2 है ना। मयंक मयंक मयंक, मैं क्या बोल रहा हूँ, तूने अपलोड रिकॉर्डिंग किया है ना? हाँ हाँ, यस।
गोइंग बैक एंड फोर्थ विल जस्ट इंक्रीज द टाइम। अभी सिर्फ टाइम का कंस्ट्रेंट है ना अपने पे, अपलोड कर दो यूट्यूब पे, जिसके पास भी टाइम होगा, रात को सोते सोते सवेरे उठते उठते जब भी फ्री टाइम होगा वो नहीं, थोड़ा मैं थोड़ा वो नहीं करके वीडियो बता रहा हूँ, देखे। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हाँ हूँ कोई कोई चैप्टर इस ये वाले इसके जैसे रहते हैं जिसमें डिस्कशन आता ही आता है। मतलब आई क्योंकि एग्री। देख जैसे ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट पूरा वी ऑल वर रॉन्ग एट सम पॉइंट, पता है। कल राइट राइट। जो जो थे सबको मालूम रहेगा। यस। कोई बात नहीं, अभी आगे का अंजलि का है ना, तो अंजलि जी आप जितना समराइज कर सकते हैं उतना समराइज कर दीजिए इसको इंस्टेड ऑफ रीडिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा है, मेरे को भी लग रहा है सिलेबस इंट्रोडक्शन बहुत का भी ज्यादा है टू करा है कवर कि अप। सीधा चैप्टर 1 से? सॉरी। अंजलि। अंजलि को पूछ रहा हूँ। हाँ, इनटू द कंडक्ट ऑफ जजेस से ही चालू होगा सब। इंट्रोडक्शन। जो पहला पार्ट था ना, मैं कंक्लूड कर देता हूँ चाहिए तो। जो पहला पार्ट था ना उसका नाम था कीपिंग द स्ट्रीम्स ऑफ जस्टिस क्लियर एंड प्योर। बेसिकली पूरे 5 चैप्टर, और उसके अंदर हर चैप्टर के अंदर 4 4 कहानियां थी, तो तकरीबन 50 कहानियां तो इसके ऊपर ही थी कि कैसे जस्टिस स्मूथ और स्पीड वे में होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात हो रहा है। बेसिकली कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल जाए और कोर्ट प्रोसीडिंग डिसरप्ट ना हो, उससे रिलेटेड था बेसिकली। इंसाफ के द्वार पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अभी जो है, अभी आता है कंडक्ट। पार्ट 2 का नाम क्या है? मैंने लिखा भी था आज इंग्लिश के रूम में। इनटू द कंडक्ट ऑफ जजेस है, पार्ट 2 का नाम क्या है? इंडेक्स खोलना, मैं उसके बाद लगा देना। हेलो। 58 पेज पे। नहीं, पार्ट 2 इंक्वायरीज इनटू द कंडक्ट। अभी देखो, अभी आप देखोगे ना तो इनटू द कंडक्ट ऑफ जजेस, मिनिस्टर्स, डायरेक्टर्स, गेमिंग क्लब्स, इनटू द कंडक्ट ऑफ एलियंस, यानी जो आसमान से आते हैं वो नहीं होता आई थिंक। एलियंस जो दूसरे कंट्री से आते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको जानते नहीं वैसा। और इनटू द कंडक्ट ऑफ लॉयर्स नीचे, इनटू द डिलेज ऑफ लॉयर्स स्क्रॉल कर। बस, तो बेसिकली इनटू द कंडक्ट ऑफ लॉयर्स। अभी जो जो कोर्ट्स में आते हैं लोग, जो जो होता है प्रोसीजर, जैसे जज, लॉयर, डायरेक्टर्स, ये वो फलाना ढिमकाना, उनके बारे में बात होगा अभी नेक्स्ट। जब अंजलि आएगी, अंजलि के बाद भी जब एक एक बंदा एक एक चैप्टर बताएगा तो उसके बारे में ही बात होगी। तो अभी चालू कर, पेज लगा दो भाई, पहला वाला 56 था ना। हाँ, इनटू द कंडक्ट ऑफ जजेस। अंजलि जी देखिए, आप समराइज करने का कोशिश कर सकते हो तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिखा दो, और कोई स्टोरी होगा तो स्टोरी बता What I दीजिए। was, Dave, हाँ। what I was thinking, कि जब अभी तक जितने चैप्टर्स हुए हैं उसमें वो लोग कैसे एकदम लास्ट में जब एकदम बिल्कुल ही शॉर्ट में वो समझाते हैं ना पूरा, आई थिंक वी ऑल शुड डू लाइक वैसे ही करना चाहिए। कभी एंड कभी ना देन एक कुछ ही लोगों को दिन में पढ़ने का दो दो जरूरत तीन पड़ता तीन है, एक एक दो चैप्टर्स। दो पैरा। इतना बड़ा स्टोरी याद नहीं होगा, या बट पॉइंटर्स नोट करके। Yeah, but then we make मतलब सेल्फ रीडिंग करेंगे ना, बिकॉज इवन इफ यू रीडिंग इट इन क्लास इतना ये नहीं होता है जितना तू सेल्फ रीड करके कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा वो चीजों को। अंजलि। हाँ हाँ, आप बता दीजिए आपको कैसा जमेगा, तो वैसा करते हैं, फिर बाकी लोगों को बोल देंगे फिर आगे से। चल देखो, मैं चल। फटाफट रीडिंग कर लूंगी और हाँ फटाफट समझा दूंगी, आप इसका टेंशन मत लो। ठीक है, मैं आज ठीक। ही खत्म कर ये दूंगी। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा अच्छे से समझाना। हाँ, देव अंजलि ने ये किया था, एक चैप्टर लिया था उन्होंने, अंशुमन को फटाफट अच्छे से रीड कर दिया। समझाना। हाँ। उसका वही भाई प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट मेरा अरे, प्रोजेक्ट है। तेरा भी प्रोजेक्ट यही है, शिवानी का प्रोजेक्ट भी यही है। कौन शिवानी? शिवानी हेलो, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ हेलो हेलो। आपका और अंशुमन का दोनों का एक ही प्रोजेक्ट है मेरे को लग रहा है। चेक कर लो एक बार लिस्ट में मेरा जाके। प्रोजेक्ट है द नहीं, जज उसने हू मेड पूरा अ इनटू द मिस्टेक। कंडक्ट ऑफ जजेस, मतलब 2 पूरा सब चैप्टर्स लिए रहेंगे उसने, मैंने खाली एक ही। नहीं नहीं, हाँ, मैंने पॉइंट लिया है, मैंने द जज हू मेड अ मिस्टेक। हाँ, तो उसने सेकंड लिया। तो ठीक है, ठीक और है। तूने क्या लिया लिया है? मैंने ये फर्स्ट लिया था, जज हू टॉक टू। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट तेरा, सेकंड पॉइंट मेरा। ठीक है, तो फिर आज 2 लोगों का प्रोजेक्ट भी कवर अप हो जाएगा, अगर कुछ नहीं समझेगा तो। तो अंजलि आप शुरू कर दो प्लीज। मैं फटाफट रीडिंग करके समरी देके ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। Once upon a time, there was a judge who talked too much. He asked too many questions, one after another, in a quick succession. Of witness in the box, of counsel in their submissions, so much so that they could counted up the number. मेरे को ये आवाज नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही? मुझे भी नहीं आ रही है। हाँ मेरे तब को ये आवाज नहीं नहीं आ रहा है यार। अंजलि आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा लाउड होती हूँ। Once upon a time, आवाज आ रहा है?
आप ना आपके नाम के बाजू में एक ग्रीन कलर का लाइट आएगा, इसका मतलब क्या आवाज आ रहा है? एक मिनट में देखती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, सुनाई दे रहा है अभी? हाँ 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 Yes, जी yes, जी। yes. हाँ, सुनाई दे रहा है। ठीक है। Once upon a time, there was a judge who talked too much. He asked too many questions, one after another, in quick succession, of witness in the box, of counsel in the submission, so much so that counted of the number, he exceeded all the rest put together. Both counsel made it a ground of appeal. यानी बहुत दिनों की बात है, एक जज रहता था, वो इतने सारे लोगों से सवाल पूछता था, इतने सवाल पूछता था कि कई बार जितने एडवोकेट वगैरह होते थे वो उसके सवालों को गिन लिया करते थे कि इतने नंबर से सवाल पूछता। ये पैरा में सिर्फ यही दिया है, फिर नेक्स्ट पैरा आते हैं। ही वॉज द ऑनरेबल सर Hurt-Imbert Perium Heller, whose initials gave him the nickname Hippie Heller. He had been a judge for 17 years. He earned a big reputation as a junior at the bar and himself for his knowledge of the law. He used to appear in the Privy Council where Lord Mayor appreciated his talents and appointed him a judge in 1939. He started his judicial career quietly enough, but as often happens, as his experience grew, so did his loquacity. He got so interested in every case that he deep into every detail so of it, he became a byword. यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड है प्रीवी। प्रीवी का मतलब है जुडिशियल विच डील्स with specific case only. Judicials which deals specific case only. फिर सेकंड है लोकियासिटी का मीनिंग द क्वालिटी एक ऑफ सेकंड एक टॉकिंग। सेकंड एक सेकंड रुको ना, एक सेकंड। हाँ हाँ। फिर का क्या बोला बोलूँ था? मैं हेलो, लोकियासिटी का मतलब है हेलो हाँ प्रीति का मतलब क्या बोला था? जुडिशियल विच हाँ, डील्स विथ स्पेसिफिक केस ओनली। हुआ स्पेसिफिक केस। ओनली। ओके। फिर नेक्स्ट लोकियासिटी का मतलब है द क्वालिटी ऑफ टॉकिंग। लोकियासिटी का मतलब है द क्वालिटी ऑफ टॉकिंग। बायवर्ड का मतलब है टॉकेटिव। ये बिकेम अ बायवर्ड है ना, बायवर्ड का मतलब है टॉकेटिव। तो नेक्स्ट पैरा में ये है कि ऑनरेबल सर जिनका नाम था किरियम हेलेट था, उनके इनिशियल्स यानी उनके कुछ नीचे वाले जो काम करते थे उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया था, निकनेम दे दिया था हिप्पी हेलेट। क्योंकि वो इतने सारे सवाल पूछते और उनको ही हैड बीन अ जज फॉर 17 ईयर। वो 17 साल उनको हो गया था जज रहते हुए और उनकी काफी अच्छी रेप्यूटेशन थी, सब उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे दुनिया भर में। एंड उनके नॉलेज के लिए सब उनको अप्रिशिएट रिस्पेक्ट सब करते थे। ही यूज्ड टू अपीयर इन द प्रिवी काउंसिल वेयर लॉर्ड मैगन, यानी एक लॉर्ड मैगन करके जो थे जज, उन्होंने अप्रिशिएट किया था उनके टैलेंट को लेके और वो इतने अच्छे थे। हिप्पी हेलर जिनका नाम निकनेम दिया गया है वो इतने अच्छे थे कि उनको उन्होंने जज अपॉइंट कर लिया था 1939 में। फिर उन्होंने अपना जुडिशियल करियर वहीं से स्टार्ट किया। हिज एक्सपीरियंस, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस लेते जा रहे थे उनका नाम बढ़ रहा था वैसे वैसे उनकी बातें भी बहुत बढ़ती जा रही। वो हर केस में इतने इंटरेस्टेड होते थे कि लोगों से वो खुद ही सवाल कर लिया करते थे। ज्यादा एडवोकेट जो है वो तो खाली बैठे रहते थे, वो खुद ही सवाल वगैरह खुद कर लिया करते थे। फिर थर्ड पैराग्राफ, द क्लाइमेक्स केम इन एन ऑर्डिनरी सॉर्ट ऑफ केस. It is a Jones versus National Coal Board. The roof of a coal mine had fallen in a mine, had been buried by it and died. The widow claimed damages. The case was tried by Halley J. at Chester. He rejected the widow's claim. She appealed on the ground, among others, that the judge's interruption had made it possible for counsel to put her case properly. The board put in a cross appeal, including amongst others, that the judge's interruption had prevented the board from having a fair trial.
इसमें थर्ड पैरा में क्या होता है कि थर्ड पैरा में ये होता है कि जब जज उनसे एक औरत रहती है, उसका पति जो रहता है उसके ऊपर से एक कोल माइन यानी कोयला करके कुछ गिर जाता है और जिससे वो जल के मर जाता है एकदम। जब वो जल के मर जाता है तो उसकी जो वाइफ रहती है, जो विधवा हो गई होती है, वो डैमेजेस यानी कंपेंसेट मांगती है अपने पति के मरने के बाद। वो बोलती है कि भाई मुझे कंपेंसेशन चाहिए, तो अपने डैमेजेस कंपेंसेट करने के लिए केस डालती है। लेकिन अब जैसे हिप्पी हैलेट की आदत तो आप लोग जानते हैं, उसकी आदत ये रहती है कि वो हमेशा सवाल पे सवाल पूछता था, तो कोई वकील अपना पॉइंट रख ही नहीं पाता था। वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को इतने अच्छे तरीके से रख नहीं पाता था। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो लेडी थी, उन्होंने जब देखा कि मैं तो अपनी पॉइंट रख ही नहीं पा रही हूँ, इतना इंटरप्शन, मतलब बीच बीच में जज का सवाल पूछना, अच्छा ये वो, तो आदमी अपना पॉइंट कैसे रख पाएगा। तो उन्होंने अपील किया कि मुझे दूसरा कोई जज चाहिए अपना फेयर ट्रायल के लिए। मयंक, नेक्स्ट पेज प्लीज। The appeal was argued before us by Mr. Gerald Gardiner, QC, afterwards Lord Chancellor, for the widow. He was the most able advocate I have known. On the other side, Mr. Edmund Davis, QC, afterward Lord Edmund Davis. He was the most resourceful. We usually, in such a case, give judgment straight away at the end of the argument, but on this occasion, we reserved it for just over 3 weeks. We realized that it might lead to the end of the judge's career, as it did. So we took special care. This is what I said speaking for the whole court. तो इसमें क्या होता है ये वाले पैरा में कि जब वो अपील आर्ग्यू किया जाता है, उधर जाया जाता है, मिस्टर जेरेल के पास ये जाता है, जो कि अब एक लॉर्ड चांसलर बन चुके हैं, और ये विडो का केस रहता है ये। और फिर और दो जजेस रहते हैं इनके सामने, मिस्टर जेरेल और फिर एक रहते हैं लॉर्ड एडमंड डेविस। ये भी पहले वकील ही थे, फिर बाद में ये लॉर्ड चांसलर बन जाते हैं। अब क्या होता है, वो अब ये दोनों की तारीफ करते हुए लॉर्ड डेनिंग कहते हैं कि ये दोनों को जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये दोनों बहुत एफिशिएंट है अपने काम में। रिसोर्सफुल मतलब फुल ऑफ नॉलेज होने, नॉलेजेबल, रिसोर्सफुल मतलब नॉलेजेबल। वी यूजुअली इन सच ए केस गिव जजमेंट, यानी ऐसे तो लॉर्ड डेनिंग को जजमेंट देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे कि सारा जजमेंट अच्छे से दे देते थे, जल्दी दे देते थे। लेकिन ये एक ऐसा केस था जिसमें एक जज की करियर भी बर्बाद हो सकती थी। तो उनको 3 हफ्ता लगा वो जजमेंट देने के लिए, क्योंकि भाई किसी के करियर का सवाल है। अब किसी के करियर हम डायरेक्ट थोड़ी ना वो कर सकते। 3 हफ्ते लगे ये जजमेंट पास करने के लिए। फोर्थ पैराग्राफ, we much regret that it has fallen to our lot to consider such a complaint against one of her majesty judges, but consider it we must, because we can only do justice between these parties if we are satisfied that the primary facts have been properly found by the judge on a fair trial between the parties. Once we have the primary facts fairly found, has a good position as the judge to draw inferences on conclusion from those facts. But we cannot embark on this task unless the foundation of primary facts is secure. इसमें embark का मतलब है begin, मतलब शुरू। embark का मतलब begin, BEGIN। EMBAR क्या, embark का मतलब है begin, BEGIN। तो ये पैरा में क्या बोला गया है, ये पैरा में ये बोला गया है कि जो लॉर्ड डेनिंग ये बोल रहे हैं कि जैसे कि एक औरत को आपस से अपील करके अपना केस रखना पड़ा, बट बट कंसिडर इट वी मस्ट बिकॉज वी कैन डू। लेकिन अब जज अपना फैसला कब सुना सकते हैं, जब वो दोनों पार्टी की बात अच्छे से सुन ले, उनके प्राइमरी फैक्ट्स पे रिलाई करेंगे, मतलब उनके प्राइमरी फैक्ट्स को देखेंगे, उनके प्रेमाइसेस देखेंगे, आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे आर्ग्यूमेंट कैसा है वो देखने के बाद लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। यानी लास्ट में आप कुछ नतीजे पे पहुंच सकते कि मैं क्या दूं, क्या अपना जजमेंट दूं, बिना किसी दो अपोनेंट के आप आप उनके ऊपर कुछ नतीजे पे पहुंच ही नहीं सकते जब तक वो अपने बात को रख नहीं सकते। फिर नेक्स्ट पैरा, कोई डाउट नहीं है ना किसी को, मैं फास्ट जा रही हूँ? नहीं ठीक है। No one can doubt that the judge in intervening as he did was actuated by the best motives. He was anxious to understand the detail of this complicated case and question to get them clear in his mind. He was anxious that the witness should not be harassed unduly in cross-examination and intervene to protect them when he thought necessary. He was anxious
investigate all the various criticisms that had been made against the board and to see whether they were well founded or not. Hence, he took them up himself with the witness from time to time. He was anxious that the case should not be dragged on too long and intimidate clearly when he thought that a point had been sufficiently explored. All those are worthy motives on which judges daily intervene in the conduct of cases and have done for centuries. तो ये इसमें इंटरवेनिंग का मतलब है ऑफरिंग और इंटरप्शन इन बिटवीन. इंटरवेनिंग का मतलब है ऑफरिंग और इंटरप्टिंग इन बिटवीन. ऑफरिंग और इंटरप्टिंग इन बिटवीन. एक्चुएटेड का मतलब है टू ऑपरेट. टू ऑपरेट. किसका मतलब क्या है? किसका? किसका मतलब बोला आपने? टू ऑपरेट. एक्चुएटेड. आपको वर्ड नहीं मिल रहा है? नहीं, मिल गया. हाँ, टू ऑपरेट एक्चुएटेड का मतलब है. तो ये वाले मैं स्टार्ट करूं? आपका हो गया तो हाँ. ओके. हाँ, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये बात करें कि नो वन कैन जज इट. यानी ठीक है, कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें जज का इंटरप्शन भी मायने रखता है, लेकिन क्या वो ये भी बता रहे कि शायद से उन्होंने ये सोचा हो कि हमारा जो मतलब कि जो विटनेस है उसको ज्यादा हरास ना करे. यानी कई बार आप लोग देखते होंगे कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जिससे विटनेस काफी परेशान हो जाता है. उसको आंसर ऐसे जवाब देने लायक नहीं रहते, ऐसे ऐसे सवाल उससे पूछे जाते हैं. तो क्या पता शायद उन्होंने ये सोच के भी बार बार इसमें बीच में इंटरप्ट कर रहे होंगे, लेकिन बार बार इस तरह जज का इंटरप्शन देना ये सही नहीं है. He was anxious to investigate various criticisms that had been taken against the board. यानी वो एक तरह से बहुत वो भी कर रहे थे कि हाँ क्रिटिसिज्म वगैरह होगा, इतना उन्होंने नहीं सोचा, बस वो इंटरप्शन दिए जा रहे थे. इतना इंटरप्ट किया उन्होंने, इतना बीच में सवाल पूछा कि दोनों वकील अपने पॉइंट रख ही नहीं पा रहे, अपने आर्ग्यूमेंट वो अच्छे से दे ही नहीं पा रहे थे, ना वो अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे थे. फिर अपने पॉइंट जब नहीं रख पाते और अपने आर्ग्यूमेंट्स को इतने अच्छे से नहीं रख पा रहे थे, तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि ये केस तो फिर आगे बढ़ना ही था, मतलब रिव्यू के लिए फिर तो जाना ही था. मयंक नेक्स्ट प्लीज. आप लोगों को समझा? हाँ. Next start. Nevertheless, we are quite clear that the intervention taken together were far more than they should have been in the system of trial which we have evolved in this country. The judge sits to hear, determine the issues raised by the parties, not to conduct an investigation or examination on behalf of the society at large. As happens, we believe in some foreign countries, even in England, a judge is not a mere umpire to answer the question. How is that? His objective above all is to find about the truth and to do justice according to law. And in the daily pursuit of it, the advocate plays an honorable and necessary role. Was it not Lord Eldon Elsie who said in a notable passage that the truth is best discovered by powerful statements on both sides of questions? CX Party Leloy and Lord Greene, Mr. Who explained that justice is best done by a judge who holds the balance between the contending parties without himself taking part in their disputation. If a judge said Lord Greene should himself conduct the examination of witness, he is so to speak decent into the arena and is liable to refuse vision provided by the dust of conflict. See you will versus you will. तो इस तरह में एरिना का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट. आप देख रहे होंगे एरिना टू स्पीक डिसेंस में. मैन प्लीज मार्क ARENA एरिना. किधर है? यहाँ पे है. मैं एक्चुअली मैं साथ में काम भी कर रहा था, इसलिए मैं सॉरी कंफ्यूज हो गया. ओके, कोई बात नहीं. आप एक क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं डिस्प्यूटेशन के बाद? उसी के हाउ इज दैट किधर है? थोड़ा और नीचे और थोड़ा सा और. एरिना दिखा? ARENA. हाँ, वहीं जो आपका पेन है. हाँ 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 हाँ. हाँ, थैंक यू.
एरिना का मतलब है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, ऊपर करो स्क्रॉल, अभी बाकी है वो समझाना। तो यहाँ पे ये पैरा में क्या होता है कि लॉयर ये बोल रहे हैं कि ठीक है, जज इंटरवेंशन करते रहते हैं, बार बार बीच में इंटरप्ट करते रहते हैं, पर यहाँ पे हम लोग को दोनों का सुनना भी है, दोनों की जजमेंट, दोनों की आर्ग्यूमेंट भी सुनना है। ये पूरे चैप्टर में आपको बस यही समझाया गया है कि आपको दोनों पॉइंट पार्टीज की आर्ग्यूमेंट सुनना है और फिर कुछ फैसला लेना है। और even in England, however, a judge is not only empowered to answer the question. यानी जरूरी नहीं है, जैसे वो बोल रहा है कि इंग्लैंड वगैरह में जैसे कि जज एक अकेला नहीं रहता है कि वो सारे क्वेश्चन का जवाब दे। कुछ क्वेश्चन लॉयर्स भी रखते हैं, एडवोकेट भी रखते हैं अपोनेंट पार्टी से। और इसमें एक खास चीज बताया गया है कि एडवोकेट एक ऑनरेबल यानी एक रिस्पेक्टेड रोल प्ले करता है। वो लोगों से सवाल पूछना, अपने पॉइंट को अच्छे से रखना, उसके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो कि एक लॉयर करे तो ठीक है। जज का काम है उस पॉइंट को सुनना, उसके ऊपर अच्छे से अपना मतलब एक तरह से पूछना ये सही है कि नहीं। आर्ग्यूमेंट पेश करना एक वकील का ही काम है, अपने क्लाइंट को गलत है या सही है साबित करना ये भी एक वकील का काम है, क्वेश्चनिंग करना भी वकील का काम है। लेकिन अगर आप बार बार बीच में ऐसे इंटरप्ट करते रहेंगे तो वो कैसे अपने पॉइंट को रख पाएंगे, ये कैसे अपने पॉइंट को रख पाएंगे, कैसे प्रूव कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट पैरा, yes he must keep his vision unclouded। यहाँ पे एक लाइन है विजन क्लाउडेड, यानी कि एक विजन अपने क्लियर रखना चाहिए, अपने थॉट को एकदम क्लियर रख के आपको बताना चाहिए। Yes, he must keep his vision unclouded. It is all very well to paint justice blind, but she does better without a bandage round her eyes. She should be blind indeed to favor of prejudice, but clear to see which way lies the truth, and the less dust there is about the better. Let the advocates one after the other put the weights into the scales, the nicely calculated less or more. But the judge at the end decided which way the balance tilts, be it ever so slightly, so firmly, if all established in our law that the judge is not allowed in civil dispute to call a witness whom he thinks might throw some light on the facts. He must rest content with the witness called by the parties. See in V. Enoch Zeketski book. So also it is for the advocates, each in his turn, to examine the witness and not the judge to take it on himself, lest by so doing he appear to favor one side of। और इस पैराग्राफ में ये बोला गया है कि जज जो रहते हैं उनका काम है कि वो अपने विजन को, अपने थॉट्स को क्लियर रखें। अब समझ लो एक सिविल, इसमें एक चीज बोला गया कि सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे चलो अभी कोई हम ही लोगों का डिस्प्यूट चल रहा है, आम लोगों का ही डिस्प्यूट चल रहा है। अब जज उसको खुद को सामने से किसी विटनेस को नहीं बुलाएगा कि चलो भैया इस पे आके विटनेस दो, जरा केस थोड़ा सामने से, थोड़ा केस पे थोड़ा पर्दाफाश हो, क्या है क्या नहीं। ये काम जज का नहीं है। विटनेस बुलाना, विटनेस को एग्जामिन करना, ये काम किसका है? ये काम है एडवोकेट का। एडवोकेट भले विटनेस को बुलाए कि किसमें क्या है कैसा, तो आपको थोड़ा कुछ आइडिया मिल सकता है, बट ये कभी जज का काम नहीं हो सकता कि वो विटनेस को खुद से सामने से बुलाए और बोले कि चलो इस पे गवाही दे दो, कैसा है क्या नहीं मालूम पड़ना चाहिए। उसका काम है सिर्फ जजमेंट देना और अच्छे से अपने जजमेंट पे अपीयर करना, उसको सही से समझना और जजमेंट देना। नेक्स्ट, the other C, R versus Kane, Avi Batman and Harris versus Harris by Decade LJ especially, and it is for the advocate to state his case as fairly and strongly as he can, without undue interruption, lest the sequence of his argument be lost. C. R. versus Flavor, the judge part in all this state is to hearken to the evidence, only himself asking the questions of witness when it is necessary to clear up any point that has been overlooked or left obscure, to see that the advocates behave themselves seemingly and keep to the rules laid down by law, to exclude irrelevancies and discourage repetition, to make sure by wise intervention that he follows the point that the advocates are making and assesses their word, and at the end make up his mind where the truth lies. If he goes beyond this, to drop the mantle of a judge
and assumes the role of an advocate, and the change does not become him well. Lord Chancellor Bacon spoke right when he said that patience and gravity of hearing is an essential part of a justice, and an overspeaking judge is no well turned symbol. इसमें एक वर्ड है यर्किन, HEARKEN, उसका मतलब है लिसन, सुनना। यर्किन का मतलब है लिसन। आपके वही वाले पैरा में फिफ्थ लाइन, उसका यर्किन का मतलब है सुनना। तो इस पैरा में ये बात किया है कि जज के अंदर इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि वो बैठ के सब बातों को समझे और अपने जो जजमेंट वगैरह अच्छे से क्लियरली पास करे, और एडवोकेट के ऊपर ये नेसेसरी ड्यूटी है कि वो अपने बात को अच्छे से रखे, और जज भी उस पर ये जज इंटरप्ट कर सकता है अगर वो कहीं गलत हो रहा है, तो जरूर इंटरप्शन तो करना बनता ही है, लेकिन हर बार इस तरह बेवजह इंटरप्ट करना ये गलत है। एडवोकेट अगर ठीक है कभी कभार आर्ग्यूमेंट्स में कई हद तक बाहर चले जाते हैं, गलत बोल देते हैं, तब आप इंटरप्ट कीजिए, आपको किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन बार बार आप जब इंटरप्शन करते रहेंगे तो ये तो गलत है। जज के अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो शांति से बैठ कर पेशेंटली, आराम से, फुल माइंडेडली अपना जो सब चल रहा है आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, उसको ध्यान से शांति से सुने, इंटरप्ट बार बार नहीं करें। नेक्स्ट पैरा, Mayank, scroll down please. हाँ बस। Such are our standards. They are set too high that we cannot hope to attain them all the time. In the very pursuit of justice, our kingdoms may outer us slowness, and we may trip and fall. That is what has happened here. A judge of acute perception, acknowledged learning, and actuated by the best of motives has nevertheless himself intervened so much in the conduct of the case that one of the parties, nay of each of them, has come away complaining that he was not able properly to put his case, and these complaints are, we think, justified. तो इसमें क्या बोलते हैं ये पैरा में वो ये बोलते हैं कि चलो ठीक, सच आर स्टैंडर्ड्स, कि ये सब स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जैसे जो जज को होना चाहिए, और ये स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट किए जाते हैं कि उस पर खरा उतरना भी बहुत मुश्किल होता है। इन द वेरी परस्यूट ऑफ जस्टिस आर किलनेस में आउटर्न आर श्योरनेस एंड वी मे ट्रिप एंड फॉल। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जजमेंट सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है, सही है, गलत है, कभी कभार ये हो सकता है। दैट इज वॉट हैज हैपेंड हियर, और ये होता आया है। अ जज एक्यूट परसेप्शन यानी सही उसका परसेप्शन होना चाहिए, वो जो सोच रहा है वो उसका सही होना चाहिए। एक्नॉलेज लर्निंग यानी उसको काफी हद तक नॉलेज भी है। एक्यूचेट बाय द बेस्ट ऑफ मोटिव्स, एक्चुएटेड का मतलब मैंने आपको दे दिया था। एक्चुएटेड का मतलब है टू ऑपरेट, यानी उनके एक्चुएटेड का मतलब है ऑपरेट, यानी अपने मोटिव्स को अच्छी तरह से ऑपरेट करते हुए अपना जजमेंट सुनो। मच इन द कंडक्ट ऑफ द केस, यानी वो जजमेंट भी ऐसा ना हो कि केस कुछ और और जजमेंट कुछ और सुनो, वो जजमेंट केस से रिलेटेड होना चाहिए, उसी के ऊपर होना चाहिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग कंप्लेन करते हुए आते हैं कि भाई जज ने इतना इंटरप्ट किया कि हम अपना पॉइंट रख ही नहीं पाए, हम अपने आप को समझा ही नहीं पाए, और ये कंप्लेंट को भी जस्टिफाई करना जरूरी है, क्योंकि आदमी को जब अपना पॉइंट रख ही नहीं पा रहे तो वो कहाँ से आप उसको समझ लेंगे कि वो गलत है कि सही है। नेक्स्ट पैरा, सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बोलो। आ रहा है। आ रहा है। Thank you. In these circumstances, we think we must grant the widow a new trial. There is one thing to which everyone in this country is entitled, that is a fair trial, at which he can put his case probably before the judge. The widow and the National Court Board stand in the respect of on the level. तो इसमें क्या हुआ है कि ये बताया जा रहा है कि हाँ ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस पड़ सकते हैं कि ऐसे पड़ा है कि हमें विडो यानी जो विधवा हो गई है, अपने पति को जो खो बैठी है, उसे एक नया ट्रायल का हमें जरूर देना चाहिए। आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि देयर इज वन थिंग टू विच एवरीवन इन दिस कंट्री इज एंटाइटल्ड, कि यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो यहाँ की कंट्री के सबको इसकी सख्त जरूरत है और उसको दिया जाना चाहिए। वो ये है कि वो अपने बातों को अच्छे से पेश कर पाए, फेयर ट्रायल देना चाहिए, ताकि वो अपना केस लड़ सके, अपना पॉइंट रख सके। तो ये रखना भी जरूरी है। तो उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें जो विधवा हो गई थी, जो अपने
पति के लिए जिसका पति डेड हो गया था वो अपने पति के लिए कंपनसेशन यानी जो भी डिमांड कर रही थी डैमेजेस जो उसके साथ हुए थे, तो अब उसको फिर से उन्होंने बोला चलो ठीक है हम फिर से तुम्हारा केस लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। हाँ, no cause is lost until the judge has found it. So, and he cannot find it without a fair trial, and nor can we affirm it. बिना किसी ट्रायल के जज भी जजमेंट नहीं सुना सकता जब तक उसे मालूम ही नहीं कि अच्छा ये केस चल ही क्या रहा है। जब तक एक अच्छे से ट्रायल हो जिसमें दोनों की बातें रखी गई हो, अच्छे से दोनों अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हो, एक दूसरे के पॉइंट क्लियर है, तभी जाके जज भी अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि चलो उसने एक ने अपने पार्टी ने बातें रख दी, दूसरी पार्टी ने रखी है और जज ने अपना फैसला सुना दिया, ये नहीं हो सकता। दोनों की बातें सुनना बहुत हद तक जरूरी है और तभी तो जाके फैसला होगा। At that time, Lord Kilmer was a Lord Chancellor. Of course, he did not speak to me of the case beforehand, but afterwards he told me that he was grateful to us. He sent for the judge. It was arranged that he should continue to sit for a little while and then resign. That he did not at the end of the summer term. It was a poignant case, for he was able and intelligent, but he asked too many questions. यहाँ पे है poignant case. पॉइगनेंट का मतलब POIGNANT। मैम कैन यू प्लीज मार्क दिस वर्ड? हाँ, यहाँ पॉइगनेंट का मतलब है पेनफुल अफेक्टिंग फीलिंग्स। पॉइगनेंट का मतलब है पेनफुल अफेक्टिंग फीलिंग्स। तो ये पैरा में ये हुआ है कि एट द टाइम लॉर्ड किल्मर वाज अ लॉर्ड चांसलर, जब लॉर्ड किल्मर थे वो जब लॉर्ड चांसलर हो थे, उन्होंने तब तो उनसे ये बात नहीं की लॉर्ड डेनिंग से उस केस के बारे में बिफोर हैंड, बट आफ्टर वर्ड यानी बाद में उन्होंने बोला कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुमने इस पे काम किया, तुमने जजमेंट सुनाया। तो ही सेंट फॉर द जज, इट वाज अरेंज दैट ही शुड कंटिन्यू टू सिट फॉर अ लेटर। यानी जो हिप्पी हॉलेट थे अब उनको क्या बोला गया, उनसे अब सब रेजिग्नेशन मांगे कि भाई तुम काम छोड़ो, तुम जब सही से जजमेंट ही नहीं सुना पाए हो, इंटरप्ट करोगे तो आगे क्या गारंटी है कि आप सब अपनी पॉइंट रखेंगे और क्या पता आप गलत जजमेंट भी दे सकते हो। तो उन्होंने सब वो ना सब उनसे रेजिग्नेशन तो मांगा, लेकिन उन्होंने क्या दिया आफ्टर समर यानी कुछ दिनों के बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। After that case, there were several appeals which came before us from the other judges on similar grounds. The lawyers used to get these shorthand notes, count of the number of questions asked by the judge and by counsel, and then ask for a new trial. But I do not remember any appeal that succeeded on that ground. Hippie Hollett stands in isolation, let others take it. अब ये बताया जा रहा है कि जो जिस इस केस में हिप्पी हॉलेट वगैरह थे, उस केस के जितने भी लॉयर्स एडवोकेट जो भी थे, उन्होंने फिर से अपील किया कि हमारे साथ भी ये गलत हुआ है, तो हमें एक मौका चाहिए अपने केस को रखने का। और उसमें हिप्पी हॉलेट जज एज अ जज नहीं रहेंगे, तो हमें भी अपना फिर से एक फेयर ट्रायल चाहिए, हमें अपना मुद्दा रखने का। तो उन्हें भी ये दिया। हिप्पी हॉलेट स्टैंड इन आइसोलेशन यानी हिप्पी हॉलेट अकेले खड़े हैं, लेट अदर्स टेक इट। और इसमें सबका ध्यान जा रहा है कि हाँ अब हिप्पी हॉलेट हट गए, अब हम लोग अपने अच्छे से कर सकते हैं काम। अब जो सेकंड है द जज हु मेड मिस्टेक, यहाँ पे सबको समझा? अंकिता एक काम करना, मैंने याद है जब सेकंड चैप्टर इसका मेरा ये वाला सिखाया था, हाँ ये वाला मैंने रीड कुछ नहीं किया इसमें से, खाली समरी बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, लोकल वैल्यूएशन था, एंड देन इन्फीरियर कोर्ट्स के बारे में बताया, एंड देन डायरेक्ट कंक्लूजन दे दिया ना। तो वैसे बता दे क्योंकि नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। और हाँ मेरे को भी एक कंक्लूजन में तो समराइज हाँ चैप्टर मतलब मेन फर्स्ट पॉइंट्स बता दे कि कौन से केस के बारे में मालूम है। और नेक्स्ट टाइम से क्या करना मालूम है सब लोग, जो भी तुम लोग मार्क करोगे ना अपने पीडीएफ में फ़ोन में, जो इम्पोर्टेंट लगेगा, जैसे मैंने मार्क किया था, एक मिनट दिखाता हूँ। डेट्स बड़े नजदीक आ रहे हैं यार। हाँ इसलिए मैं डेट्स के हिसाब से ही बोला, जैसे मैंने मार्क कर दिया लोकल कोर्ट्स है, लोकल कोर्ट्स के बारे में बात चालू है, इन्फीरियर कोर्ट है वो, और बाद में जो भी इम्पोर्टेंट था ट्राइब्यूनल्स हो गया, हिदर टू हो गया, मार्क करके मेरे को पीडीएफ सेंड कर देना वो, या फिर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, मैं वो बता दूंगा, वो शो करूँगा।
नेक्स्ट टाइम से। इसका समरी मिल सकता है क्या अंजलि, जो हाँ आपने तो बताया हाँ अभी? मैंने उससे डायरेक्ट समरी बता दो जो अभी कि क्या क्या हुआ है। अभी अभी मैं दूं कि जो पढ़ा चुकी उसका। अभी जो आपने पढ़ाया वो देखो इसमें ना सिंपल सी बात, हाँ मैं बता रही हूँ। इसमें है ना सिंपल सी बात है, इसमें एक जज रहता है जो बहुत सवाल पूछता है लोगों से। अब एक समझ लो आपका केस गया, और आपके केस में वो बार बार आपका केस गया, चलो ठीक है, आपकी तरफ से दो एडवोकेट भी है। अब वो अपना पॉइंट रखे, उससे पहले वो जो सामने जो कटघरे में रहता था विटनेस, जो गवाही देने वाला था, उससे इतने सवाल पूछता कि एडवोकेट तंग हो जाते। कई कई बार तो वो अपने उनके सवालों को गिन लेते थे, क्योंकि वो इतने नंबर्स में सवाल पूछते थे। तो उनका बार बार इस तरह इंटरप्शन करना कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि दोनों एडवोकेट अपनी बातों को रख ही नहीं पा रहे थे। जब सब काम यही कर लेंगे तो एडवोकेट किस काम के। तो एडवोकेट अपनी बात जब नहीं रख पा रहे थे, तो कई बार ऐसा भी हैप्पी हेलेट से क्या हुआ है, कई कई बार इन्होंने ऐसा किया है कि कोई अपना बात ठीक से रख नहीं पाया और इन्होंने जजमेंट भी गलत दे दिया। क्योंकि वो और उनका इंटेंशन इसके पीछे, हिप्पी हलट का इंटेंशन इसके पीछे गलत नहीं रहता था। वो ये सोचते थे कि कहीं विटनेस को सब ज्यादा परेशान ना करे। कई कई बार होता है कि एडवोकेट बहुत गलत गलत सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन इतना भी हरास नहीं कर रहे थे वो लोग। वो बार बार हिप्पी हलट की एक आदत हो गई थी कि वो बार बार इंटरप्ट करते थे, बार बार विटनेस से सवाल पूछते थे, इतना सवाल कि कोई सामने वाला जो एडवोकेट है वो अपनी पॉइंट ही नहीं रख पाता। तो जब वो अपनी पॉइंट नहीं रख पाएगा, अपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं रख पाएगा, तो वो केस कैसे अपना बताएगा, वो केस को जस्टिफाई कैसे करेगा। तो इस चक्कर में वो कभी जजमेंट सही से पास नहीं करते थे। तो इसमें क्या हुआ, जब ये सब हुआ, तो जब वो जो विधवा हो गई थी जिसका पति मर गया था, उसको जब लगा कि भाई मैं तो अपना पॉइंट रख ही नहीं पाई, उसने एक हायर कोर्ट में अपील किया कि मैंने तो अपना पॉइंट रख ही नहीं पाई, मुझे फेयर ट्रायल चाहिए, मुझे मौका चाहिए अपना बात रखने का। वो इतना इंटरप्ट किया, वो जज ने इतना इंटरप्ट किया कि मैं अपने पॉइंट को रख ही नहीं पाई। तो जब लॉर्ड डेनिंग के पास जब ये सब केस आया, तो लॉर्ड डेनिंग बोले बात तो सही है, और ये हर बंदों का राइट है कि भाई उनको फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए। जब वो अपनी बात नहीं रखेंगे तो कैसे हम बता दें कि कौन सही है कौन गलत, और ऐसे कैसे कोई जजमेंट पास कर सकता है। तो लॉर्ड डेनिंग ने कुछ नहीं किया, लॉर्ड डेनिंग ने उस पर अपना अच्छे से सुना। 3 हफ्ता लॉर्ड डेनिंग ने उस पर लगा दिया। 3 हफ्ता इसलिए लगा क्योंकि भाई कोई हिप्पी हैलेट के एक जज थे, उनका करियर बर्बाद हो जाता, क्योंकि वो इतने पेशेंस नहीं थे, उनको बस घाई लगी रहती थी। वो बस सवाल पूछो पूछो पूछो, सवाल पूछते पूछते केस पता नहीं किस मोड़ पे आ जाता, फिर जजमेंट सुना दो, भले जजमेंट सही है कि नहीं है। बस यही पूरा चीज, ये बार बार घुमा फिरा को एक ही बात रखी गई है। और यही बोला गया है कि जज को एक पेशेंस होना चाहिए, जज को समझना चाहिए एडवोकेट की क्या ड्यूटी है, वगैरह वगैरह, यही सब रखा गया है। ओके ओके, समझ गया समझ, मेरे जैसे थे हाँ बेसिकली। जी। हाँ। तो नेक्स्ट अरे वाला भी मयंक, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तूने स्पीड बढ़ाया है क्या? नेक्स्ट वो वाला फट भी। फट 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 क्या फट आवाज चीज़ आ का? रहा है। क्या चीज का स्पीड? इसका आवाज इतना फट 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 क्यों आ रहा है, इतना फास्ट क्यों आ रहा है? अरे वो वो तेरे जो स्पीड जैसे में बोलेगी वो एरर स्पीड में होगा आएगा नेट। ना। नहीं, कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, तब हो जाता है अच्छा। वो वैसे। अच्छा, मतलब वो उतना ही फास्ट तेरे बोल रही है? नहीं नहीं, तेरे रिसीविंग एंड पे कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो जितना ऑडियो बैकलॉग होता है वो एक साथ आ जाता है कभी कभी डिस्कॉर्ड हाँ पे। वही तो फिर प्रॉब्लम है। अचानक सुपर फास्ट भी आ जाता है, और होता है वो। हाँ, दूसरा वाला भी ऐसे समरी दे दीजिए चाहिए तो, ये एकदम फटफट समझ भी हाँ जाता एक मिनट, मैं 2 मिनट देख लेती हूँ। है। मैं हाँ हाँ। आपको ये भी समरी देती हूँ। उसके बाद किसी को मूड कोड का डिस्कशन करना होगा तो वो कर लेंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना मैं। मैं चालू कर रही हूँ। बोलूँ मैं? हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो फिर है ये नेक्स्ट है द जजेस हु मेड अ मिस्टेक। इसका शॉर्ट समरी ये है कि द जजेस हु मेड अ मिस्टेक, इसमें ये रहता है कि एक सीरस करके एक जो भी रहता है, सीरस करके एक टर्की मैन रहता है, यानी वो टर्की से रहता है।
वो इंग्लैंड आया रहता है एज अ विजिटर, यानी कुछ देखने घूमने वगैरह के लिए। तो वो टाइम से ज़्यादा, तो क्या होता है कि वो टाइम से ज़्यादा रह लेता है, यानी जितना उसका लिमिटेड डेट था कि हाँ इस डेट तक वो रहेगा, उससे ज़्यादा वो रह लेता है। तो उसे एक डिपोटेड, मैं मीनिंग आप लोगों को बाद में बताऊंगी, पहले अभी समरी दे दूँ। देश तो के इसमें बाहर क्या कर होता देते है कि हाँ, डिपोटेड में क्या होता है कि लीगली आप उसको देश के बाहर कर देते हैं। तो जब उसको वो नहीं मान रहा था इस बात के लिए, तो वो बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं था, तो उसने उसको क्या बोला गया कि आपको हम जेल में भी डाल देंगे। सीरस को बोला गया कि हम आपको जेल में डाल देंगे, अगर आप ये हमारे गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे तो हम आपको जेल में डालेंगे। तो सीरस को लगा भाई ये तो गलत है, मैं अपने बस एक दिन ज्यादा क्या रह गया, इन लोग मेरे को जेल में डाल देंगे। वो गया, उसने कंप्लेंट फाइल कर दी। अब कंप्लेंट फाइल होने के बाद जब ये केस जज तक गया, तो लॉर्ड डेनिंग वगैरह जो थे, लॉर्ड डेनिंग नहीं थे, पहला कोई जज और ही था। तो जब वो दूसरे जज के पास जाता है तो वो सब अपनी पॉइंट अपनी बातें रख रहे होते हैं, लेकिन अपने बातें रखते रखते जब सीरज अपना पॉइंट रख रहे थे कि ऐसा है, मैं मेरे से बस एक दिन ज्यादा रह लिया, जो भी है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चल रहे थे। तो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में मेरे ख्याल से, एक मिनट, हाँ, तो उसमें कुछ एक जज रहते हैं, उन्होंने गलत फैसला दे दिया था। तो गलत फैसला जब दिया तो कहीं ना कहीं वो सीरियस की लाइफ पे भी अफेक्ट कर रहा था। तो उन्होंने सीरियस को लगा कि ये तो गलत है, फिर उन्होंने दूसरे कोर्ट में अपील किया। वही कोर्ट का केस था, लेकिन जब वो कहीं मतलब जब जजमेंट सुना दिया गया, तो मेरे ख्याल से सीरियस कहीं जा रहे थे सीरियस। तो उन्हें जैसे वो कोर्ट के बाहर निकले तो वहां के जज ने उनको गायब होते हुए देखा। तो उन्होंने पुलिस को ये बोला, ये ऑर्डर दिया कि जाओ और सीरियल को पकड़ के लाओ। तो सीरियल भाई जितना हो सका कोर्ट के दूर दूर तक भागते गया, लेकिन भाई कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो पकड़ लिया उसको सीरियल को, जब सीरियल को पकड़ा तो ये केस गया। तब उस पर गलत फिर जजमेंट पास हुआ। तो इसमें मेन है ना सीरज की गलती नहीं, इसमें सीरज का बस ये एक छोटा सा पॉइंट है। लेकिन इसमें मेन क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो जजमेंट सुनाया सीरज के ऊपर कि ठीक है उसको इम्प्रिजन में आप जेल में डाल दोगे वगैरह, और उसको पकड़वाया जो भी है, लेकिन कभी कभार क्या होता है जज भी गलत होता है। लेकिन अब जज गलत है तो भी उसको कई बार हम उस पर भड़क नहीं सकते, क्योंकि उसकी जहां तक सोच रहेगी वहीं तक वो काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक सब जज यही काम करेंगे, लॉफुली एक्ट करेंगे। आप उस जजमेंट को बदल नहीं सकते। आप भले हाई कोर्ट सुप्रीम हाई कोर्ट में अपील कर लो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लो, लेकिन जब लास्ट जजमेंट रहेगा उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। जज कभी कभार कई बार ऐसा भी होता है कि गलत उस केसेस में अपना फैसला, कई केसेस में गलत फैसला अपना सुना देते, तो हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, उन्हें इंसल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मुताबिक ये है कि वो लॉफुली ही एक्ट कर रहे हैं। लॉफुली इसलिए एक्ट कर रहे हैं क्योंकि अब जैसे मैं कोई भी जज हो, चलो ठीक है मेरा केस गया उसके पास, अब मेरा केस था सही पर उन्होंने मुझे कर दिया गलत, तो अब उनकी गलती फिर भी नहीं मानी जाएगी, उनको कोई सजा नहीं हो सकता। हाँ, सजा और इस बेसिस पे हो सकता है कि अगर वो रिश्वत ले, ब्राइब ले, तो इस बेसिस पे उन्हें क्रिमिनल ऑफेंस में सजा दिया जा सकता है। लेकिन आप बोल लो कि उन्होंने जजमेंट पास किया और उस जजमेंट पे आप उनको सजा बोलोगे कि यार ये मेरे साथ गलत किया, इसको तो सजा होनी चाहिए, तो नहीं हो सकता वो। सिंपल सी बात है, उन्होंने अपने जजमेंट वो जहाँ तक सोचा उन्होंने अपना बेस्ट सोचा, लेकिन अगर जजमेंट उस हिसाब से नहीं आया तो ये उनकी गलती नहीं मानी जाती, क्योंकि वो अपना एज अ बेस्ट लॉफुल एक्ट, मतलब वो लीगली अच्छा एक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट उस हिसाब से वो जजमेंट नहीं दे पाए। हाँ, आप उनके अगेंस्ट कई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, बस उस लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते और उन्हें उस हद तक हरास भी नहीं कर सकते। जज जो फैसला सुना आपको मानना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर रिश्वत वगैरह लिया हो तो आप उन पे कर सकते हैं और उन्हें प्रिजन या जेल वगैरह में भी डाल सकते हैं। कई बार और लॉर्ड डेनिंग का इसमें खासकर ये कहना है कि कई बार जज का एक फैसला गलत होना भी दूसरों के लाइफ पे अफेक्ट करता है। सही से। हो गया, समझा? हाँ हाँ जी, समझा समझा। हाँ जी, हाँ जी, मुझे समझा। और किसी को नहीं समझा क्या? कोई डाउट है तो पूछ लो। ये हैबियस कॉर्पस ऐसा कुछ वर्ड है इसमें, इसका क्या मीनिंग? अबीस हैबियस कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब है कि 24 आवर्स जज के साथ प्रेजेंट
इन 24 आवर्स आप जज के सामने प्रेजेंट रहें। डिटेन का मतलब है यहाँ पे आप मीनिंग लिख लीजिए, बता रही हूँ मतलब उसको। बीस कॉर्पस वो ना। हैबियस कॉर्पस। आशुतोष हेलो। आशुतोष हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ अरे सर नहीं यार। हबीज कॉर्पस एक टाइप का वृट है, 5 प्रकार के वृट होते हैं, आप उसके बारे में पढ़ लो चाहिए तो। कल ही भी लगता है मयंक को मैंने बोला था वृट्स के बारे में। तो 5 टाइप के वृट्स होते हैं, उनमें से एक होता है हबीज कॉर्पस। तो हबीज कॉर्पस में एक ये होता है कि अगर आपको समझो पुलिस उठा लेती है, ठीक है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, तो आपको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। ओके। कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा तो आई थिंक आपको डायरेक्टली उनको छोड़ना ही पड़ेगा आपको, अगर वो आपको पकड़ के नहीं रख सकते, अनलॉफुल डिटेंशन हो जाता है फिर। देखो आपने सुना होगा पुलिस कस्टडी में एक होता है, अरेस्ट एक होता है, डिटेनमेंट एक होता है, डिटेन कर लेना। जो यूजुअली प्रोटेस्टर्स होते हैं उनको डिटेन कर लेती है पुलिस, यानी उनको पकड़ के अपने पास रख लेती है। और 24 घंटे के अंदर अगर उनको कोर्ट में पेशी नहीं होती है तो उसके बाद उनको रखना, हाँ उनको रखना गलत है। बराबर। ऐसा मतलब ऐसे तो किसी को भी उठा के कितने दिन भी रख सकते हैं पुलिस वाले उनकी मर्जी से, फिर कोर्ट का जरूरत ही क्या है। फिर वही, तो अगर उससे ज्यादा उनको रखना है तो उनको कोर्ट में जाके प्रूव कराना पड़ेगा कि हाँ इन्होंने, ये लोग इतने कातिल है कि इनको रखना जरूरी है, ये लोग क्रिमिनल्स है कोई टाइप के कि इनको रखना पड़े, वैसा। तो हबीज कॉर्पस वही है वरिट। तो यूजुअली लॉयर्स इसका यूज करते हैं। वो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए वो भी होता है ना, एक उसको क्या बोलते हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा अभी। अरे बोलूंगा कि लास्ट 5 टाइप का वरिट इंटेंट पढ़ लो ऑफ इंटेंट और ये होता है ना, हाँ मेंस एक्टस रियस मेंस री एक्टस पर रिया। 5 वरिट पढ़ लो, मैं तो बोलूंगा लॉ स्टूडेंट्स को 5 वरिट तो पता होने ही चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मूट कोर्ट का भी आ रहा है तो आई थिंक एवरीवन शुड नो दिस बेसिक थिंग्स। बड़ा बेसिक है 5 वरिट, क्योंकि वरिट्स बोलते हैं कि कोई भी सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ है, इंस्ट्रूमेंट्स है बेसिकली ऑफ प्रोटेक्शन। एनीवन जिस पे भी कार्रवाई हो रही है ना उनके पास 5 वरिट होते हैं, ठीक है। जब तुम लोअर लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट पे भी जाते हो ना तो उसके लिए भी वरिट होता है। मैंडम को वारंटो, जैसे कंगना रनौत के केस में अगर किसी के खिलाफ ये निकलता है, वारंट निकलता है, तो उसके पहले ही जो हम लोग एंटिसिपेटरी बेल ले लेते हैं, पकड़ने के पहले ही बेसिकली छूट जाना, पुलिस तुमको पकड़े उसके पहले ही तुम्हारे पास बेल तैयार होता है उस अरेस्ट के अगेंस्ट, तो उसको एंटिसिपेटरी बेल होता है। पर वो नहीं आता, पर मैं तो बोलूंगा मैंडम सर्शियोरेरा है, हबीस कॉर्पस, क्वो वारंटो, ये सारे पढ़ लो। एक वीडियो है यूट्यूब पे, उसको रेफर कर लो तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। मैं लिंक दे देता हूँ। हाँ लिंक लिंक शेयर कर दे। हो गया। हाँ मेरा हो गया। बाकी किसी को कोई डाउट है? धोले नहीं नो डाउट। ओके। जो टर्की वाला केस है फिर एट द एंड ऑफ द डे लॉर्ड डेनिंग केस में जाता है क्या उसका भी? एंड गॉर्डन स्लिन का नाम हाँ इधर मेंशन हुआ है वापस, द डेविल, मैंने देखा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो उसका क्या है? द डेविल मिस्टर गॉर्डन स्लिन आर्ग्यूड, वो वाला क्या है होता है उसमें उनका क्या केस? उसमें क्या होता है कि जब वो आरग्यू वगैरह किया जाता है, उसको बोलते हैं कि उनको फिर से कस्टडी में, मतलब सीरियस जो रहते हैं ना, उनको फिर से कस्टडी में लेने की बात होती है यहाँ पे। 1 मिनट वो पैरा मैं देख लेती हूँ तो अच्छे से मैं बता दूंगी। जरूर। कहाँ गया? कहाँ देखा आपने देव? मैंने देखा इसको जो पेज नंबर 64 पे पैरा जो है पहला, उसमें नीचे से सेकंड लाइन में गॉर्डन स्लिन का नाम देख लिया तो मुझे वो पहला वाला केस याद आ गया जो फर्स्ट 1 मिनट चैप्टर ना। में आता है, द सॉलिसिटर इज द डेविल वाला। हाँ तो मतलब ये बताया गया कि वो एक बेस्ट एडवोकेट, अच्छे से उन्होंने आर्ग्यू किया ना उस चीज पे, बोथ साइड, मतलब as you might expect it was well argued on both side, यानी दोनों के जो अपोनेंट या जो भी एडवोकेट थे दोनों, उनके जो आर्ग्यू थे बोथ साइड, वो मतलब काफी मजबूत आर्गुमेंट उन्होंने रखे थे। देन वी सॉट टू स्टेट दैट मॉडर्न पोजीशन, यानी फिर इन्होंने सोचा कि जजमेंट वगैरह अच्छे से पास होगा उससे, लेकिन उस हिसाब से वो होता नहीं। गॉर्डन सिलन है ना? हाँ जी। ओके, हाँ स्क्रॉल करना मयंक नीचे और 1 मिनट। हाँ और फिर और कौन सा आप पूछ रहे हैं? नहीं भाई वो पुराने केसेस का रेफरेंस दिया, और नीचे स्क्रॉल करके दिखाना किधर एंड होता है चैप्टर। नहीं बट बेसिक में उधर जजेस के बारे में बात कर रहा है, कंडक्ट इनटू जजेस, यानी जजेस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए कोर्ट में।
उनको हाँ वही वगैरह डिस्कशन हो रहा है। वही दोनों चैप्टर्स में वही बताया जा रहा है कि जज के गलतियों की वजह से पूरे केस को कितना अफेक्ट होता है और वो गलतियां कैसे नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसे कौन सी और वो सिचुएशन हो जाता है जिसमें इंडिविजुअल जज पे गड़बड़ कितना कर बड़ा देते हैं। इफेक्ट है। हम्म। वही ओके, अभी भी आपको कोई डाउट है देख। नहीं, मुझे कुछ नहीं है। अंशुमन और शिवानी, इन दोनों का प्रोजेक्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर पे, तो इनको कुछ डाउट होना हाँ चाहिए। आई थिंक इनको क्वेश्चन पूछना अंजलि, चाहिए। अंशुमन, शिवानी, आपको कुछ डाउट है? शिवानी, नहीं नहीं। एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ शिवानी। हाँ शिवानी। अंजलि, मुझे बस इतना जानना था कि इस जो था ना, मतलब जज हु मेड अ मिस्टेक, इसमें सिर्फ इतना ही है कि लाइक वो मतलब उस बंदे ने वो गलती की थी और ऐसे उसको आप मतलब डिटेल में घुसोगे ना, पॉइंट अगर लाइन टू वाइज जाओगे डिस्कशन में, हाँ जो है बहुत बड़ा बन सकता है समरी। ऐसे शॉर्ट में मैं बताया है, बाकी आप लाइन टू लाइन में तो उसमें बहुत दिया है कि जज को ऐसे रहना चाहिए, जज को वैसे रहना चाहिए, बस घुमा फिरा के यही दिया है। बाकी ये जो एक्चुअल में मैंने आपको बताया ना, केस वो था। मतलब स्टोरी से इतना ही है ना, मतलब उसने गलती की थी लाइक ऐसा हाँ कुछ करके। स्टोरी से, हाँ एंड एक्चुअल अच्छा, एंड इसका एंड क्या है? आई मीन उसको पनिशमेंट मिला था क्या, मतलब एक्सेट्रा कुछ भी? पनिशमेंट मतलब ये उसको कि उसको जेल में डाल दिया और बोले कि आप हमारी कस्टडी में रहेंगे। पुलिस की, और पुलिस की कस्टडी भी इतनी हरासमेंट थी कि मतलब उसे बहुत हद तक परेशान किया गया था। तो वो अपना केस मतलब रख भी नहीं रखा, जो भी केस था, दोनों जो एडवोकेट थे उन्होंने अपना पॉइंट बहुत अच्छे से रखा, लेकिन जो जजमेंट आया ना वो उस हिसाब से नहीं था। ओके। हाँ, अगर आपको डाउट हो तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं यार, फिलहाल तो नहीं, अभी देखते हैं अभी। कुछ मैं भी आपको पर्सनल कभी भी टेक्स्ट कर डाउट, दूंगी, चलेगा ना? हाँ फील फ्री प्लीज। और कोई किसी को कोई डाउट है प्लीज बताइए। अंशुमन। नहीं 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 ब्रो नहीं। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया अपना, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है, छोटा था तो। मैंने लिंक देखो ऊपर यूट्यूब के सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज एक बार 10 मिनट का वीडियो है, व्रिट्स तो पढ़ ही लो, व्रिट्स तो बड़े काम आएंगे आपको। मूट कोर्ट का गाइस लिंक आ चुका है, किसी ने नहीं चेक किया तो व्हाट्सएप चेक कर लो, उससे रिगार्डिंग भी कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, हाँ, मैंने ये उससे क्या है पूरे। मतलब इसमें इसमें क्या करना है? इसमें आपको क्या करना है, 3 का टीम बनाना है, 3 लोगों का।